तो एवरीवन, माई सेल्फ सी हरिओम विरडिया एंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिवीजन वीडियो में। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एक ही सिंगल वीडियो रहेगा। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में जो भी क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं वो मैं कर दूंगा। बट सुनो ध्यान से, लास्ट के जो तीन क्वेश्चन है ना, इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। मैं इसको ये वीडियो में भी नहीं डालने वाला हूँ। मेन चीज यही है दोस्तों कि एक तो एग्जाम नजदीक है, दूसरा ये तीन क्वेश्चंस का पूछे जाने का पॉसिबिलिटी उतना ही है जितना कि ऐसा क्या बोल सकते 2 मिनट में मैगी का बन जाना, क्योंकि इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। इंस्टीट्यूट इसको पूछने का हिम्मत ही नहीं करेगा। अगर कर भी लिया ना तो आप हिम्मत मत करना एग्जाम में इसको सॉल्व करने का, क्योंकि 1 घंटा इजीली चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन है ना, उसको मैं एक ही सिंगल वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। फेयर इनफ। चलो क्वेश्चंस पे आता हूं, बट उसके पहले ये चैप्टर में बेसिकली है क्या, ये थोड़ा सुन लो ताकि आपका एक ना माइंडसेट बैठ जाए, ठीक है। सबसे पहली बात, एडवांस कैपिटल बजटिंग में जो हम लोग एनपीवी कैलकुलेशन सीखते हैं ना, उसका नॉलेज हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, तो पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का स्टेटमेंट हमको कभी कभी ड्रॉ करना पड़ सकता है। उसमें फिर डेप्रिसिएशन ऐड करने का तब जाके हमको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर फॉरेन के कैश फ्लोज मल्टीपल ईयर्स में हमको इनफ्लो हो रहा है, तो उस केस में उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको हर एक साल का एक्सचेंज रेट चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन हम लोग ने फॉरेक्स चैप्टर में ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसका नॉलेज चाहिए। तीसरा, रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज को उसके बीच में कैसे खेलते हैं इन्फ्लेशन को यूज करके, वो हमको आना चाहिए। बस ये तीन ही मेन चीज है। इसके अलावा तो जो बेसिक नॉलेज हमको सीए फाइनल लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, उसी का बस काम है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये चैप्टर डरावना दिखता है, बट है नहीं। दिखता है इसीलिए क्योंकि सॉल्यूशन का लेंथ जो है ना वो बहुत ऐसा लंबा चौड़ा होता है, इसीलिए, ठीक है। बाकी ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो एक तो देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन ही इसमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और अगर आता है ना तो ये मिनिमम मेरे ख्याल से 6 मार्क का तो पूछ ही लेंगे। लास्ट टाइम भी ये लोग ने जीडीआर का क्वेश्चन पूछ ही लिया था, ठीक है। तो वेरी हाई चांस है कि ये लोग वापस से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चैप्टर इजी है रे, ऐसा तो उसको ऐसा देखो मत कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, ठीक है। एक बार मेरे साथ कर लो, फिर मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेसर्स रघु is interested in expanding its operation and planning to install a manufacturing plant at US. It requires 8.82 million US dollar net of issue expenses, that is flotation cost, to fund the project. GDRs are issued to finance this project and estimated flotation cost is 2%. अब तक की कहानी ये है, यूएसए में उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लान सेटअप करना है, जिसके लिए उसके पास नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा पानी करने के बाद इश्यू एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद उसके जेब में 8.82 मिलियन आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो जीडीआर इश्यू करने वाला है एंड 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आप एक सिंपल इक्वेशन सोचो, मैं एक्स अमाउंट का इश्यू करूंगा, जिसमें से मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 - 2%। तब जाके मेरे पास 8.82 मिलियन यूएस डॉलर बचेगा। तो मैं इश्यू कितने अमाउंट का करूं? 8.82 डिवाइड बाय 92% कर लो, डिवाइड बाय 98%, 9 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। 9 मिलियन यूएस डॉलर का हमको टोटल इश्यू करना है, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ जीडीआर इशू इज ₹360 एंड फेस वैल्यू इज ₹100। ये इंफॉर्मेशन किसका दिया है? शेयर का। उसका मार्केट प्राइस कितना है? 360 एंड फेस वैल्यू है 100। ईच जीडीआर विल रिप्रेजेंट 2 अंडरलाइंग शेयर्स, ओके। अब ना यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ। 1 GDR रिप्रेजेंट्स 2 शेयर्स। तो मार्केट प्राइस अगर दोस्तों शेयर का हमको दिया है 360, बट एक जीडीआर में 2 शेयर है, तो एक जीडीआर का मार्केट प्राइस कितना होगा दोस्तों? 360 इंटू 2, 720, करेक्ट है। फेस वैल्यू भी तो हमको दिया है, एक शेयर का है 100, बट जीडीआर, एक जीडीआर में 2 शेयर है, तो जीडीआर का फेस वैल्यू कितना हुआ? 200, करेक्ट है, ओके। एक्सपेक्ट इशू शैल बी द इशू
द इशू ऑफ जीडीआर शैल बी प्राइस्ड एट 10% डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब जीडीआर जब मैं इशू कर रहा हूं तो उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं। तो इश्यू प्राइस मेरा क्या हुआ, इसका 90% ले लो, 720 इंटू 90%, ₹648। करेक्ट। ओके। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट हमको दिया है $1 का 72। और यहाँ पे देखो, ये इशू जो है, इशू प्राइस जो है, ये तो हमने रुपीस में निकाला, बट हम लोग इशू कर रहे हैं किस में, डॉलर में। तो कहने से मेरे को डॉलर टर्म्स में इशू प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो 648 डिवाइड बाई 72 कर लूँ तो इशू प्राइस एक जीडीआर का आता है $9। करेक्ट है। ओके, तो टोटल इशू मैंने किया है $9 मिलियन का, और एक जीडीआर का इशू प्राइस है दोस्तों $9। तो मैंने नंबर ऑफ जीडीआर कितने इशू किए, नंबर ऑफ जीडीआर इक्वल टू 1 मिलियन। करेक्ट। ठीक है। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड एट द रेट ऑफ 20% विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 12%। एंड पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड एंड द कॉस्ट ऑफ जीडीआर। नंबर ऑफ जीडीआर तो दोस्तों हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ जीडीआर हमको फाइंड करना है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लिखो दोस्तों, सबसे पहले D1 अपॉन नेट इश्यू प्रोसीज यानी कि P0 प्लस ग्रोथ रेट। D1 हमको दिया है क्या सर, डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, मतलब कि D1 ही दिया है और उसका रेट दिया है 20%। अब ये 20% किस पे कैलकुलेट होगा, मैंने हमेशा बोला है डिविडेंड और कूपन दोनों ही फेस वैल्यू दोनों ही फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना है दोस्तों, 200, इसका 20% निकालो, 200 इंटू 20%। ये जो आया ये रुपी डिविडेंड है, हमको डॉलर में ढूंढना है, डिवाइड बाय 72 कर लो, 0.555 आ रहा है, हम लोग इसको 3 डेसिमल तक ले लेंगे, 0.556 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 0.12। P0 यानी कि नेट इशू प्रोसीड्स, इशू किया था दोस्तों हमने एक जीडीआर को $9 में। करेक्ट है, बट कहने से फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो इनकर हुआ है 2% का। करेक्ट, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इंटू 98% कर लो। अब करो कैलकुलेट, 0.556 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 0.98 प्लस 0.12 इंटू 100, 18.30 आएगा, 18.30 आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ जीडीआर। ठीक है, इतना खत्म। अब व्हाट इज योर सजेशन इफ द कंपनी रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम अ यूएस बैंक विलिंग टू प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट लोन एट द रेट ऑफ 12%। बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये समझो। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग जीडीआर इशू कर लें, ठीक है, और उसका कॉस्ट कितना बेयर करना पड़ेगा हमको, 18.30% का। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, जो यूएसए की बैंक हमको बोल रही है कि सर आप हमसे लोन ले लो ना, हम आपको 12% पे लोन दे रहे हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, अगर मुझे सस्ता रेट पे मेरे को कॉस्ट, एक सस्ते कॉस्ट पे मेरे को फंड्स अवेलेबल है, तो मैं तो वही ले लूंगा। तो कहने से 8.30% के हिसाब से 12% पे लोन लेना बेटर है मेरे लिए। तो इफ द कंपनी रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम यूएस बैंक विलिंग टू प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लोन विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, इट शुड एक्सेप्ट द ऑफर। सिंपल है। ठीक, फिर हाउ मच द कंपनी कैन सेव बाय चूजिंग, इन दोनों का डिफरेंस 18.30 माइनस 12%, 6.30, खत्म। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये टेबल बनाना सीख जाओ, पूरा खेल इसी में हो जाएगा आपका। ठीक, चलो नेक्स्ट। X Limited, an Indian company, is considering a proposal to make an investment of USD 165 lakh in Latin America। ठीक है, एक इंडियन कंपनी है, उसको यूएसए में इन्वेस्ट करना है 165 लैक्स। द प्रोजेक्ट विल हैव अ लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल की जिंदगी। द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट, अभी का स्पॉट रेट हमको दिया है 72 का, $1 का 72 रुपीज। रिस्क फ्री रेट हमको दिया है यूएसडी का और आईएनआर का। ठीक है, तो ये डॉलर का हुआ, ये रुपी का हुआ, रिस्क फ्री रेट। द फॉलोइंग कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, हर एक साल का हमको कैश फ्लो दिया है दोस्तों, 5 साल की जिंदगी है, 5 साल के कैश फ्लो हमको यूएस डॉलर्स में दिए हुए हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी
and debt of X Limited are 15% and 10% respectively, and debt equity ratio हमको दिया है 1:4 का। कहने से ये इंफॉर्मेशन से हम लोग WACC कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लो ना, चलो। वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी कितना है? 1/5 प्लस 1/4, सॉरी 4/5 होगा ये, नहीं रुको, वेट ऑफ इक्विटी होगा 4/5, वेट ऑफ डेट होगा 1/5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरा 15% का, कॉस्ट ऑफ डेट है मेरा 10% का। तो 15 इंटू 4/5 एम प्लस 10/5 एम प्लस मेमोरी रिकॉल 14% का कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल आएगा। इतना चीज सिंपल है, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, चलो। Calculate the viability of the project using home currency approach and also calculate the impact with withholding tax of 10%। क्या पूछा है हमसे? पहले तो वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है एनपीवी कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट करके देना है हमको, और दूसरा एक एनपीवी कैलकुलेट करके देना है कंसीडरिंग द विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। और इसमें हमको होम करेंसी अप्रोच भी फॉलो करना है और दूसरी बार फॉरेन करेंसी अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट को ना मेजोरिटी ऑफ द डाउट तो यही होता है कि ये सर ये दो अप्रोच में हमको कंफ्यूजन होता है, पहले डिस्काउंट करना है कि पहले कैश फ्लोस को कन्वर्ट करना है। आप सिंपल सोचो ना, होम करेंसी अप्रोच मतलब क्या? होम करेंसी के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना। फॉरेन करेंसी अप्रोच मतलब क्या? फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना, बात खत्म। इतना ही तो सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले होम करेंसी अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो यूएस डॉलर के कैश फ्लोज है इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करें सर? हर एक साल के हमारे पास कैश फ्लोज तो है, हर एक साल का हमारे पास एक्सचेंज रेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास रेट है ये तो आज का है 72। हम लोग को तो फर्स्ट ईयर के एंड पे चाहिए, सेकेंड ईयर के एंड पे चाहिए, सो ऑन टिल फिफ्थ ईयर चाहिए हमको, ठीक है। कैसे ढूंढे? आप फॉर्मूला याद करो, कैसे करते थे हम लोग। $1 इक्वल टू ₹72। इसके नीचे मैंने रिस्क फ्री रेट दोनों कंट्रीज का लिख दिया, 8% एंड 12%, करेक्ट है। तो $1 इक्वल टू ₹72 इंटू 1.12 डिवाइड बाई 1.08, करेक्ट। अगर एक साल का है तो रेस टू 1 करता हूँ, 2 साल का करना है तो रेस टू 2 करना है, 3 साल का करना है तो रेस टू 3 करना है, और अगर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का करना है तो रेस टू 5 या फिर रेस टू 4 या फिर रेस टू 5 एक्सचेंज रेट ढूंढने आएगा, ठीक है। ओके, जैसे ही हम लोग ने दोस्तों एक्सचेंज रेट ढूंढ लिया, हमारे पास कैश फ्लो है पहला, दूसरा एक्सचेंज रेट है कन्वर्ट करने के लिए, तीसरा हम इसको अब डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट कौन से रेट से करेंगे? होम कंट्री के रेट से, होम कंट्री का जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा उसके रेट से, यानी कि ये जो हमने निकाला था ना 14%, उसके हिसाब से, ठीक है। अब पूरा फॉर्मेट देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी यूजिंग होम करेंसी अप्रोच, कैश फ्लो जो भी था मैंने कॉपी पेस्ट किया, एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखो 72 इंटू 1.12 डिवाइड बाई 1.08 रेस टू 1 रेस टू 2 3 4 5, सिंपल है इतना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा मैंने एट द रेट ऑफ 14%। ये मिस्टेक मत करना बस दोस्तों, डिस्काउंटिंग रेट आपको सही यूज करना है, ठीक है। ये तो चलो आप फिर भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगा अगर प्रैक्टिस किया होगा तो, बट सीली मिस्टेक ना एग्जाम टाइम पे ये सब कुछ दिमाग कभी कभी बंद हो जाता है, ठीक है। तो होम कंट्री के जो कैश फ्लोज है, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आईएनआर में कैश फ्लो मिल गए, तो आप उसको डिस्काउंट भी कौन से रेट से करोगे? जो होम कंट्री का आपका डिस्काउंटिंग रेट है उससे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लिया इन आईएनआर टर्म्स, ठीक। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमको मिल गया, इसमें से माइनस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हम लोग को 165 लाख का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, इंटू 2 इंटू 72 कर लो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमको मिल गया, माइनस कर दो, हमको एनपीवी बिफोर विद होल्डिंग टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, ऑल्सो कैलकुलेट द इम्पैक्ट विथ विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट 10%। सबसे पहले विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है सर, ये बताओ। बेटा हमने इन्वेस्ट कहाँ पे किया? यूएसए में। हम रह कहाँ पे रहे हैं? इंडिया में, ठीक है।
तो इंडिया की कंपनी जो है जब वो इन्वेस्ट कर रही है यूएसए में, तो यूएसए से जो कैश फ्लो हमको अराइज हो रहा है, ठीक है, जो कैश फ्लो कैश इनफ्लो हमको होने वाला है, वो उधर ही पड़ा रहेगा क्या यूएसए में? नहीं, हम उसको इंडिया में लाएंगे। इंडिया में जब भी लाएंगे ना, तो यूएसए हमको बोलेगी कि देख भाई, तू यहाँ से फंड्स लेके जा रहा है, अब तेरे को यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। सो विदहोल्डिंग टैक्स इज नथिंग बट रिपेट्रिएशन पे टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। ठीक है, रिपेट्रिएट जो भी हम लोग पैसा करेंगे उस पे टैक्स जो होता है उसको विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाएगा। सिंपल है एकदम। ओके। तो विदहोल्डिंग टैक्स जो है दोस्तों वो लगेगा किस पे? ये 10% जो है वो लगेगा किस पे, वो इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस पे, क्योंकि यही तो जो है, यही तो वो अमाउंट है जिसको हम लोग वापस ला रहे हैं भारत में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो दोस्तों यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंडिया में हम लोग ला रहे हैं, रिपेट्रिएट कर रहे हैं, उस पे विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। ठीक है। सो 10% विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया क्योंकि ये एक आउटफ्लो है। तो नेट हमारे पास एनपीवी आफ्टर विदहोल्डिंग टैक्स कितना बचा? इतना। ठीक है। सो अगर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है दोस्तों, तो एनपीवी पॉजिटिव है, बट अगर विदहोल्डिंग टैक्स 10% का लग गया तो एनपीवी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट अगर विदहोल्डिंग टैक्स है, पता है मुझे कि विदहोल्डिंग टैक्स लगने ही वाला है, तो मेरा एनपीवी नेगेटिव है, मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल है। डिसीजन क्या लूंगा मैं कि प्रोजेक्ट इज वायबल ओनली इफ देर इज नो विदहोल्डिंग टैक्स। समझा इतना? ओके। दूसरा हमसे पूछा है दोस्तों फॉरेन करेंसी अप्रोच, एंड उसमें भी विदहोल्डिंग टैक्स का हमको इम्पैक्ट लेना है। फॉरेन करेंसी अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग? फॉरेन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। बट डिस्काउंट कौन से रेट से करें? हमारे पास यहाँ पे ये जो रेट हमने ढूंढा, ये तो 14%, ये तो इंडिया का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, इंडिया के कैश फ्लोज का। इसीलिए तो हमने आईएनआर वाले कैश फ्लोज पे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई किए हैं। बट यहाँ पे फॉरेन करेंसी अप्रोच में हमारे पास फॉरेन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए रेट ही नहीं है। कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, बट इतना याद रखना, फॉरेन करेंसी के जो भी कैश फ्लो होते हैं उसको हम डिस्काउंट करेंगे फॉरेन कंट्री के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। होम करेंसी के जो कैश फ्लो होते हैं उसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे होम कंट्री के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। याद रहेगा, कहीं पे तो लिख दो ये चीज़। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, फॉरेन कंट्री की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला आप यूज़ कर लेना। ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन अभी नहीं बता रहा, 15 मिनट एडिशनल इसमें चला जाएगा वरना मेरा। सिंपल फॉर्मूला एकदम, 1+ नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1+ रिस्क फ्री रेट। ठीक है। अब रिस्क फ्री रेट के बदले कभी कभी इन्फ्लेशन भी यूज कर सकते हो, एक्चुअल में मेन फॉर्मूला वही है, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये तो इन्फ्लेशन के बदले हम लोग बस रिस्क फ्री रेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आपको होम कंट्री इक्वल टू फॉरेन कंट्री बस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, होम कंट्री इक्वल टू फॉरेन कंट्री, फॉर्मूला क्या है? 1+ नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1+ रिस्क फ्री रेट। ठीक है। 1+ नॉमिनल रेट इंडिया का, सर नॉमिनल रेट इंडिया का क्या कहाँ दिया है? ये देखो ना, हमने ढूंढा तो था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% का, यही तो है नॉमिनल। तो 1.14 डिवाइड बाय रिस्क फ्री रेट ऑफ इंडिया हमको दिया है 12% का, यहाँ पे देख लो, 8% एंड 12% यूएसए इंडिया दोनों का दिया है, इक्वल टू 1+ नॉमिनल रेट ऑफ यूएसए डिवाइड बाय रिस्क फ्री रेट ऑफ 1+ रिस्क फ्री रेट ऑफ यूएसए। ठीक है। उसके हिसाब से हमने नॉमिनल रेट यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर यूएसए कैश फ्लोस 9.9% के हिसाब से हमने ढूंढ लिया। ठीक है। अब करो डिस्काउंटिंग, फॉरेन कैश फ्लोस को फॉरेन कंट्री की डिस्काउंटिंग रेट लगाएंगे, हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, वो भी फॉरेन करेंसी में ही होगा। सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमको मिल गया, उसमें से माइनस किया हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये तो रेडीमेड फिगर हमको दिया हुआ था, यहाँ पे देख लो। ठीक है। तो एनपीवी हमको मिल गया बिफोर विदहोल्डिंग टैक्स कितना? 15,19,500। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को जब मैं रिपेट्रिएट करूंगा इंडिया में, तब मेरे को 10% का विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। तो इस पे 10% मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, माइनस कर दिया। सो एनपीवी आफ्टर विदहोल्डिंग टैक्स कितना है? इतना। यहाँ पे भी वही हुआ कि एनपीवी बिफोर विदहोल्डिंग टैक्स पॉजिटिव है एंड आफ्टर कंसीडरिंग विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो नेगेटिव है। तो अगर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा, बट अगर है तो प्रोजेक्ट को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। एक और बात बता दूं,
फॉरेन करेंसी अप्रोच एंड होम करेंसी अप्रोच का आंसर सेम आना चाहिए। सर सेम कैसे आएगा, ये तो डॉलर में निकाला हम लोग ने और ये तो आईएनआर में। हाँ तो बेटा सुनो, ये जो हम लोग ने डॉलर में निकाला है नया एनपीवी, उसको स्पॉट रेट पे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तभी जाके दोनों कंपेरेबल होगा। एक ही करेंसी में होगा, आईएनआर आईएनआर को ही कंपेयर कर सकते हैं ना हम लोग दोस्तों, आईएनआर को यूएस डॉलर के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर सकते, ठीक है। तो ये जो दोनों एनपीवी है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 72 से, जो कि है स्पॉट रेट अभी का, और वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ये मैंने कहा, हाँ दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आप अगर एम एस एक्सेल को यूज़ करोगे और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऐसा 3 डेसिमल में नहीं रखोगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक्सचेंज रेट को हम लोग ने 2 डेसिमल कंसिडर किया। अगर आप पूरा कैलकुलेशन दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड करोगे ना, तो आपका आंसर ये जो है दोनों सेम आना चाहिए, और सेम ही आएगा, ठीक है। अप्रोच से फर्क नहीं पड़ता ना दोस्तों, ठीक है, आंसर सेम ही आना चाहिए। देखो आप बोलोगे सर अप्रोच से अलग अलग आंसर आना चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा उल्टा सोचो। अप्रोच चेंज होने से प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगा, वो तो गलत है, ठीक है। मैं यहाँ अगर फॉरेन करेंसी अप्रोच फॉलो कर लूँ और होम करेंसी में मान लो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना आ रहा है और होम फॉरेन करेंसी में एक्सेप्ट करने आ रहा है, ठीक है। होम करेंसी के हिसाब से अगर मेरा डिसीजन ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और फॉरेन करेंसी के हिसाब से ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। दोनों ही अप्रोच एक ही डिसीजन देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए आंसर जो है वो दोनों का सेम ही आना चाहिए, अलग नहीं हो सकता वो, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये समझा ना, मेन ये तो विदहोल्डिंग टैक्स ही है, और ये कन्वर्ट करना मत भूलना बस, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, कंपेयर कैसे करोगे आप, ठीक है। ये तो होम कंट्री का कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू है, एनपीवी है, और ये तो फॉरेन करेंसी का रह गया, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, a USA based company is planning to set up a software development unit in India. The software developed at the Indian unit shall be bought back by the US parent at a transfer price of 10 million US dollars. मतलब कि इंडिया में एक सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है, मैं यूएसए की कंपनी हूँ, तो इंडिया में मैंने एक यूनिट को जो है वो एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा। जब वो सॉफ्टवेयर को मैं वापस यूएसए में लेके आऊँगा तो इंडिया को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंडिया की यूनिट जो है उसको जो पेमेंट करूँगा, जो ट्रांसफ़र प्राइस मैं उसको दूंगा, कितना दूंगा, 10 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है। ओके, द यूनिट शैल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर 1 year एंड द सॉफ्टवेयर शैल बी डेवलप विद इन दिस टाइम फ्रेम। The USA-based company will be subject to a corporate tax of 30% and a withholding tax of 10% in India. सीधी बात है, अगर इंडिया में उसका यूनिट है तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स रहने ही वाला है वो, ठीक है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, एंड बोला है कि विदहोल्डिंग टैक्स भी है 10% का। मतलब इंडिया से अगर कोई भी पैसा जा रहा है अमेरिका में, ठीक है, रिपेट्रिएट हो रहा है, तो उस पर 10% जो है वो लग जाएगा, ठीक है। द सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप्ड and sold in the US market for, एक सेकेंड, द सॉफ्टवेयर विल बी सोल्ड इन द यूएस मार्केट फॉर 12 मिलियन US डॉलर। मतलब कि 10 मिलियन में खरीदा मैंने इंडिया से और यूएसए मार्केट में 12 मिलियन में बेच दिया, मतलब कि 2 मिलियन का मुझे सरासर प्रॉफिट हो गया, ठीक। अदर एस्टिमेट आर एस फॉलोस, ये सारे हमको कॉस्ट दिए हैं। रेंट दिया है हमको 15 लाख का, मैन पावर कॉस्ट दिया है हमको ₹400 पर मैन आवर, 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लगेंगे और एक प्रोफेशनल 10 घंटा काम करेगा एक दिन में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज हमको यहाँ पे 365 दे दिया है, ओके, अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमको 12 लाख का दिया है, एंड डॉलर का, $1 का भाव कितना है दोस्तों अभी के हिसाब से, 48 रुपीज़। Advise the USA company on the financial viability of the project under following 3 alternatives। 3 ऑल्टरनेटिव हमको दिया है। पहला कि यूएस बेस्ड कंपनी जो है इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन यूएसए ऑफ द विदहोल्डिंग टैक्स पेड इन इंडिया। मतलब कि वो जो भी पे करता है, ठीक है, जो भी पे उसने किया उसका उसको कोई क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने से ये विदहोल्डिंग टैक्स मेरे लिए खर्चा हो गया, ओके। दूसरा अजम्पशन ये है कि एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट का, मतलब कि पे तो जो हमने किया ना वो तो ठीक है, क्रेडिट भी हमको मिल रहे हैं, जिंदगी के मजे लूटने मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने से मेरे जेब से कुछ नहीं गया, पे किया और वापिस मेरे को उसका क्रेडिट मिल गया, खत्म। यूएसए बेस्ड कंपनी हैज पेड टैक्सेस एंड हेंस विल नॉट बी
एंड हेंस विल नॉट पे एनी विदहोल्डिंग टैक्स। बोल रहा है कि यूएसए की कंपनी पे ऑलरेडी टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, वो टैक्स भर रहा है, तो इसीलिए विदहोल्डिंग टैक्स को अलग से हम लोग इसको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पे ही नहीं हो रहा है, इधर तो पेमेंट ही नहीं है, तो क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक अकेला सिचुएशन है दोस्तों जहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स मेरे लिए एज एन कैश आउटफ्लो है। ठीक है, खर्चा है ये मेरे लिए। ठीक, ओके। तीन सिनारियो मैंने यहाँ पे कंपेरेटिवली बनाया, आपके मॉड्यूल में एक के नीचे एक है, बट कंपेरेटिवली थोड़ा फीचर पूरा समझ में आता है। सुनो अभी, इंडिया के लिए दोस्तों सेल्स प्राइस क्या रहेगा, 10 मिलियन US डॉलर इंटू 48। ठीक है, क्योंकि यूएसए की कंपनी पे कितना करेगी इंडिया को, 10 मिलियन US डॉलर, और वही बन जाएगा इंडिया के लिए सेल्स प्राइस। तो 10 मिलियन US डॉलर इंटू 48 किया मैंने, ये हुआ मेरा सेल्स प्राइस। इसमें से सॉफ्टवेयर को बनाने का खर्चा जो है वो माइनस करो। खर्चा क्या क्या होगा, ये तीन खर्चे। ठीक है, रेंट माइनस किया मैंने, 400 इंटू 80 इंटू 10 इंटू 365 किया, मैंने मैन पावर कॉस्ट को फाइंड कर लिया, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसको भी माइनस कर दो। ठीक है, तीनों केस में दोस्तों मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है वो तो सेम ही आने वाला है। इसमें से टैक्स माइनस कर दो एट द रेट ऑफ 30% कॉर्पोरेट टैक्स, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तीनों केस में इतना कहानी तो सेम ही है। ठीक है, अब कहानी सेम कहां से होती है, कहानी अलग कहां से होती है, विदहोल्डिंग टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों कहने से आप इसको रिपेट्रिएट करोगे। ठीक है, इंडिया से लेके जाओगे कहाँ पे, यूएसए में। इंडिया में इतना प्रॉफिट दिख रहा है तो उधर थोड़ी रहेगा, वापिस यूएसए लेके जाओ। यूएसए जब आप इसको लेके जाओगे तो आपको 10% का विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो इस पे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे भरना ही नहीं है मुझे, तीसरा केस में मेरे को भरना ही नहीं है। ठीक है, ओके। फिर जो मैंने विदहोल्डिंग टैक्स दोस्तों जो भरा, उसका क्रेडिट भी तो मिल रहा है। कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने भरा ही नहीं है, तो क्रेडिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे जो मैंने भरा उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो टोटल मैंने कितना रिपेट्रिएट किया, इतना। ठीक है, ये रिपेट्रिएशन अमाउंट जो है दोस्तों ये रुपीज में है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा डॉलर में, क्योंकि मुझे तो सारा देखना किस में होगा, डॉलर में, क्योंकि मैं यूएसए का हूँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं होम कंट्री में सारे कैश फ्लो जो है उसको लेके आऊँगा पहले, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक, तो ये रुपीज़ में है, इसको कन्वर्ट कर लो आप डॉलर में, डिवाइड कर लो 48 से, एक्सचेंज रेट हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, डॉलर रिपेट्रिएशन अमाउंट हमको मिल गया। ओके, अब यूएसए की कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर बेच कितने में रही है, 12 मिलियन में। ठीक है, और उसके लिए वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ, ये ट्रांसफर प्राइस तो दोस्तों एक इल्यूजन है। ठीक है, 10 मिलियन में खरीदा, बट एक्चुअल में खरीदा नहीं है वो उसी का यूनिट है वो। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो बेयर करना पड़ा वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो कौन सा है, कहना इसे ये रेंट, मैन पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव अदर कॉस्ट, टैक्स जो भरना पड़ा वो। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स भी तो एक खर्चा है, विदहोल्डिंग टैक्स जो भरना पड़ा वो, माइनस अगर कुछ क्रेडिट मिला है विदहोल्डिंग टैक्स का तो वो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सारे जो मैंने फिगर्स बोले, रेंट को ऐड करो, मैन पावर को ऐड करो, एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड करो, कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करो, विदहोल्डिंग टैक्स जो पे किया उसको ऐड करो, माइनस क्रेडिट कर दो, ये आएगा आपका नेट टोटल कॉस्ट। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा है, अब कैलकुलेटर पे करके देखो आंसर आएगा ये। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में ताकि हमको पता चले कि डॉलर टर्म्स में हमारा कॉस्ट क्या है, और उसको मैं कंपेयर करूंगा सेल्स प्राइस से, तब जाके मुझे पता चलेगा कि ओके, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया इतने डॉलर्स में और उसको मैं बेच कितने में रहा हूँ, 12 मिलियन US डॉलर में, तो कहने से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, हर एक केस में प्रॉफिट है, देखो हर एक जगह पे प्रॉफिट है। तो इट इज एडवाइजेबल टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन इंडिया, सिंपल, खत्म। ठीक है, मेन चीज स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ये विदहोल्डिंग टैक्स में। ठीक है, आई होप अभी कंफ्यूजन कंपेरेटिवली हम लोग ने स्टडी किया तो आपका कंफ्यूजन जो है वो चला गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, चलो। TL Limited is engaged in the construction of infrastructure project and its management is considering construction of a toll road in Nepal. The following information is available.
इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर परचेजिंग द इक्विपमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको दिया है $250, 250 लाख US डॉलर। इकोनॉमिक लाइफ हमको दिया है दोस्तों इक्विपमेंट का 10 ईयर्स है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सेल्वेज वैल्यू हमको नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। EBITDA to be collected from the toll road is projected to be around $33 lakh per annum for a period of 20 years. ओके, तो EBITDA जो है ये है 33 lakh per annum for a period of 20 years. Nepal government is offering a 15-year term loan of $150 lakh at the rate of 6% per annum. The interest is to be paid annually. The loan will be repaid at the end of 15 year in one tranche. One tranche मतलब one shot payment हो जाएगा, ठीक है। 15 साल खत्म हुआ, लोन लेके भाग जाए अभी, चल। Required rate of return for the project under all equity financing is 12% per annum. Post tax cost of debt हमको दिया है 5.6% per annum. कॉर्पोरेट टैक्स हमको दिया है 30% का। ऑल कैश फ्लोज विल बी इन $, इग्नोर इन्फ्लेशन, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग एडजस्टेड एनपीवी मेथड। याद रखना, ये वर्ड यूज हुआ ना तो ही ये मेथड को फॉलो करना है, वरना नॉर्मली जैसे हम लोग एनपीवी निकालते हैं वैसे ही निकालना है, ठीक है। अब एडजस्टेड एनपीवी मेथड का मतलब समझो। ओके, ये मान लो दोस्तों मोबाइल फोन है, मान लो नहीं मोबाइल फोन ही है, और मैं और आप ये मोबाइल फ़ोन को खरीदने निकल पड़े, कहाँ पे, क्रोमा में, ठीक है। हम दोनों को एक एक मोबाइल फ़ोन चाहिए था, तो हम लोग क्रोमा में गए और ये मोबाइल फ़ोन का प्राइस पूछा, हमको पता चला ये मोबाइल फ़ोन का प्राइस कितना है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि आप बहुत ही पैसे वाले हो, ठीक है, भयंकर आप पे पैसों की बारिश हो रही है और मैं एकदम गरीब, मेरे पे भगवान की कृपा ही नहीं बरस रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये मोबाइल फ़ोन को खरीदने के लिए मेरे को खुद के पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे, इक्विटी थोड़ा तो मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये 1 लाख का फ़ोन है तो इतने पैसे तो मुझे देने ही है। बट चूंकि मैं गरीब हूं तो मैंने सोचा मैं ईएमआई फैसिलिटी भी ले लेता हूं, तो मैंने डेट फाइनेंसिंग को भी यूज़ किया, इक्विटी प्लस डेट का मिक्स। बट आप तो अमीर हो, आपने सोचा अरे हटाओ यार डेट वेट कौन लेगा, हम तो अमीर है, सारे के सारे पैसे आपने खुद के जेब से दे दिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों, हम दोनों ने अलग अलग मोड ऑफ फाइनेंसिंग चूज किया, करेक्ट। क्या इसकी वजह से मोबाइल की इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो गई? नहीं, करेक्ट है। मोबाइल की इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम लोग अलग अलग मोड ऑफ फाइनेंसिंग को भी चूज कर ले तो। कहने का मतलब, कोई भी एसेट हो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट चेंज इफ मोड ऑफ फाइनेंसिंग चेंजेस। अगर आप ये मोबाइल फोन को खरीद रहे हो दोस्तों, कहने से हम दोनों के लिए ये मोबाइल फोन के बेनिफिट जो है वो तो सेम ही रहने वाले हैं। इसका बैटरी लाइफ उतना ही है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप भी उस इस फोन के उतने ही मजे लूट पाओगे जितना कि मैं लूट पाने वाला हूँ, करेक्ट। So intrinsic value of mobile phone does not change considering what different modes of financing. तो एडजस्टेड एनपीवी मेथड हमको यही बोलता है कि आप प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ये देखो कि उस मोबाइल फोन की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। पहले एक एसेट को आप खरीदना चाह रहे हो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं है वो आप डिसाइड करो। मोड ऑफ फाइनेंसिंग तो आपका सेकेंडरी डिसीजन है, ठीक है। तो एडजस्टेड एनपीवी मेथड हमको क्या कहता है, एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल्स टू अनलेवर्ड एनपीवी। अनलेवर्ड मतलब क्या दोस्तों, 100% ओनर का फंड, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग अनलेवर्ड। डेट फाइनेंसिंग है ही नहीं। पहले आप ऐसा एनपीवी कैलकुलेट करो कि जिसमें कोई डेट फाइनेंसिंग की इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट। कहने से कि अगर मैं ईएमआई पे मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा तो मेरे लिए इंटरेस्ट का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा मुझे एडिशनल, बट इसकी वजह से मेरे को टैक्स सेविंग तो होगी, करेक्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट मेरे लिए खर्चा है, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको भी आप जोड़ दो, ये मेरे लिए बेनिफिट है, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट मेरे लिए क्रिएट हुआ। ये मोबाइल फ़ोन को जब मैंने खरीदा दोस्तों 1 लाख रुपए में, ठीक है, इतना तो बेनिफिट मेरे को 1 लाख रुपए का तो मिलने ही वाला है। बट क्योंकि मैंने इसको डेट फाइनेंसिंग भी यूज किया तो मुझे टैक्स की सेविंग एडिशनल क्रिएट हुई मेरे लिए, सरकार ने मेरे को पैसे दिए इसके। कुछ समझ में आया? टैक्स सेविंग का मतलब क्या है, सरकार ने आपके लिए एक मतलब रिलीफ दिया आपको, तो वो आपके लिए एक एक्चुअल बेनिफिट क्रिएट कर रहा है।
ठीक है, ओके। तो अनलेवर्ड एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को कैश फ्लो जो है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो जो है, इसको आप डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ अनलेवर्ड, अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इक्विटी इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। जहां पे ये बीटा इक्विटी जो है ये अनलेवर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में हमको ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेडीमेड दे दिया है, बट इन केस अगर नहीं देते हैं, ऐसा तरीके का कैलकुलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इतना याद रखना कि यहाँ पे अनलेवर्ड बीटा लेना है, जिसकी वजह, जिसकी हेल्प से आपको अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा, तब जाके आप उसको ये डिस्काउंट रेट की तरह यूज कर पाओगे। ठीक है, कहीं पे तो ये लिख दो। मैं इसका कॉन्सेप्ट नोट जो है वो इसका नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है और हार्डली इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको चाहिए तो ऐसा ड्रॉ करके कहीं पे तो लिख लो। ओके, चलो। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? प्रोजेक्ट के जो भी कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट करेंगे अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 12% का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250 लाख US डॉलर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर 250 लाख का इक्विपमेंट है, उसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स की। डेप्रीसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं एसएलएम मेथड से, तो कहने से डेप्रीसिएशन हमारे लिए कैश फ्लो नहीं है, बट डेप्रीसिएशन की वजह से हमको टैक्स सेविंग होगी, वो तो हमारे लिए कैश फ्लो है। वो सेविंग कितने साल के लिए होगी? 10 ईयर्स के लिए होगी। तो 250 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स, 25 लाख का डेप्रीसिएशन आया, इस पे टैक्स रेट लगा दो, ये हो जाएगा हमारा टैक्स का सेविंग इंटू 30%, 7.5। ठीक है, और ये कैसे निकाला? 10 साल का ये कैलकुलेशन किया है एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, आराम आराम से कैलसी पे करने का, कोई मिस्टेक मत करना इसमें। ठीक है, फिर तीसरा कैश फ्लो कौन सा है दोस्तों? ये एबिडा। कहने से ये तो एबिडा है, अभी भी डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कैश प्रॉफिट है मेरे लिए। ठीक है, डायरेक्टली ये कैश फ्लो ही है। इसको आप डिस्काउंट करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, और कितना है वो? 33 लाख। इस पे बट आफ्टर टैक्स इफेक्ट हमको लेना है 30% का। ठीक है, तो 33 लाख पे हमको टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, तो 33 इंटू 70% कर दो, 23.1। करेक्ट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या यूज करेंगे हम लोग? 20 साल का। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%। वापिस बोल रहा हूँ, 20 साल का करेंगे, आराम आराम से करना, 2 बार वेरीफाई करना पड़े कर लेना, चलेगा, मार्क्स नहीं जाना चाहिए बस। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू हमने हर एक कैश फ्लो का निकाला, टोटल मार लिया, हमको मिल गया अनलेवर्ड एनपीवी। अभी भी इसमें क्या जोड़ना है? फाइनेंसिंग की वजह से सरकार से हमको क्या बेनिफिट मिला? टैक्स का शील्ड मिला, हमको टैक्स की सेविंग हो रही है। किस पे? इंटरेस्ट के कॉस्ट पे। अब इंटरेस्ट का कॉस्ट कैसे निकाले? नेपाल गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ 15 ईयर टर्म लोन ऑफ US डॉलर 150 लाख एट द रेट ऑफ 6%। तो 150 लाख इंटू 6%, ये तो आया हमारा इंटरेस्ट का कॉस्ट, इंटू 30% करो, ये आया हमारा टैक्स शील्ड 2.7 लाख का। ठीक है, और ये कितने साल के लिए होगा दोस्तों? 15 साल के लिए, क्योंकि 15 साल तक हमको सेविंग हो रहा है। ध्यान से, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 8% ले रहे, डिस्काउंटिंग कौन से रेट से करेंगे? 8% से। सर क्यों? बेटा हमको यहाँ पे क्या दिया है? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया है 5.6% का, बट अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से उसको डिस्काउंट कर लूँ, तो ये भी आफ्टर टैक्स है और ये भी आफ्टर टैक्स है, तो टैक्स का डबल पेनल्टी लग गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्री टैक्स में। सो 5.6% डिवाइड बाय 70% कर लो आप, 8% आया। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। टैक्स शील्ड को जब आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हो, तो आपको प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से इसको डिस्काउंट करना है, ये आप चीज को याद रखना। एक सेकेंड में यहाँ पे ही लिख देता हूँ, एट द रेट ऑफ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब पूरा नोट जो है वो आप ये नोट डाउन कर लो। सही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड हम लोगों ने निकाल दिया, इन दोनों का टोटल मार लो, ये नेगेटिव आ रहा है।
नेगेटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट, बात खत्म। ठीक है, ओके, समझा ये पूरा कॉन्सेप्ट, सिंपल है रे। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है भी कि नहीं। फिर अगर हम लोग ने मोड ऑफ फाइनेंसिंग में डेट फाइनेंसिंग को भी चूज किया है, तो आप ये भी देखो कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की सेविंग जो हो रही है उसकी वजह से कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। दोनों को ऐड करके देखोगे आप, तब जाके आपको मिलेगा एडजस्टेड एनपीवी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं मैं अभी। XY Limited is engaged in large retail business in India. It is contemplating for expansion into a country of Africa by acquiring a group of stores having the same line of operation as that of India. The exchange rate for the currency of the proposed African country is extremely volatile. Rate of inflation is presently 40% a year. Inflation in India is at the rate of 10% a year. Okay. तो ये अफ्रीका का दिया है और ये इंडिया का दिया है। XY Limited expects these to continue for the foreseeable future. Estimated projected cash flows in real terms. ध्यान देना ये वर्ड पे, कैश फ्लो जो दिया है वो रियल टर्म्स में है। इन इंडिया एज वेल एज इन अफ्रीका, मतलब कि ये दोनों कैश फ्लो जो है वो रियल है। ठीक है, भूल मत जाना बस। XY Limited assumes द ईयर 3 यानी कि ये इसके जो नॉमिनल कैश फ्लोज है ना विल कंटिन्यू फॉर ईच ईयर टिल इनडिफाइनेट पीरियड। ये तो रियल है दोस्तों, हमको इसको सबसे पहले नॉमिनल में कन्वर्ट करना है। और वो ये कह रहा है कि ये जो नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे ना, ये फॉर अ इनडिफाइनेट पीरियड तक कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट का लाइफ 3 साल तक नहीं है, और भी आगे है टिल इन्फिनिटी। ठीक है, it evaluates all its investment using nominal cash flows and a nominal discounting rate. The present exchange rate is African rand 6 to 1. You are required to calculate the net present value of the proposed investment project considering African rand cash flows are converted into rupees and then discounted at a risk adjusted rate. All the cash flows for this project will be discounted at 20%. ठीक है, मतलब डिस्काउंटिंग रेट तो हमको ऑलरेडी दे दिया है। हमको तो बस क्या ढूंढना है अभी, नॉमिनल कैश फ्लोज, और वो भी कौन सा, दोनों का टोटल, इंडिया का भी और अफ्रीका का भी। ठीक है, अफ्रीका का जो नॉमिनल कैश फ्लोज ढूंढा हमने, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके लेके आएंगे एक्सचेंज रेट के हेल्प से। खत्म। तो पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं क्या। आईएनआर के जो कैश फ्लोज है, रियल कैश फ्लोज, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे नॉमिनल में, नॉमिनल आईएनआर। ठीक है, फिर रियल कैश फ्लो जो है वो अफ्रीकन रैंड के हमको दिए, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉमिनल में, नॉमिनल अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोज। फिर इसको एक्सचेंज रेट के हेल्प से हम लोग नॉमिनल आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों का टोटल ले लेंगे, फिर इसको डिस्काउंट कर लेंगे 20% के। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रक्चर समझना मेन है। ओके, सबसे पहले क्योंकि हमको ये अफ्रीका के कैश फ्लोज को दोस्तों क्या करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है आईएनआर में। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा और एक्सचेंज रेट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो। अभी का एक्सचेंज रेट हमको दिया है 1 रुपी इज इक्वल टू 6 अफ्रीकन रैंड। इन्फ्लेशन हमको दिया है इंडिया में है कितना, 1.10, इक्वल टू अफ्रीकन रैंड 6 इंटू 1.40। तो ₹1 इक्वल टू अफ्रीकन रैंड 6 इंटू 1.40 डिवाइड बाय 1.10। ठीक है, अगर एक साल के एंड पे हमको एक्सचेंज रेट ढूंढना है तो रेस टू 1 होगा, सेकेंड ईयर के एंड पे रेस टू 2, थर्ड ईयर के एंड पे रेस टू 3। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। दिख रहा है क्लियरली, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो। ठीक, फिर अफ्रीका के कैश फ्लोज को उठाओ, रियल कैश फ्लोज को हमको दिया हुआ है, रेडीमेड हमारे पास है, आप उसको नॉमिनल में कन्वर्ट करो। नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास अफ्रीका के रियल कैश फ्लो है मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन रेट ऑफ अफ्रीका, हमको नॉमिनल कैश फ्लो मिल गया। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग आईएनआर में। ठीक है, ये जो कैश फ्लो है हमारे पास नॉमिनल, हमारे पास एक्सचेंज रेट है, डिवाइड कर लो, हमको आईएनआर के कैश फ्लोज मिल जाएंगे नॉमिनल। ठीक है,
सो अफ्रीका के कैश फ्लोज इन नॉमिनल टर्म्स कन्वर्टेड टू INR, वो हमको ये मिल गया। ठीक। फिर इंडिया के जो रियल कैश फ्लो है वो तो हमारे पास रेडीमेड है ही है, बट हमको इसको कन्वर्ट करना है नॉमिनल, तो इसमें इन्फ्लेशन की इफेक्ट डालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय INR का इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये हमको मिला दोस्तों नॉमिनल। ये इंडिया का है, ये अफ्रीका का है, दोनों का टोटल मार लो। ठीक है, ये तो जीरो ईयर का कैश फ्लो है, और कैश इनफ्लो 3 साल के हमको मिल गए। एडिशनली हमको बोला था कि ईयर 3 का जो भी नॉमिनल कैश फ्लो होगा ना, वो कंटिन्यू होते रहेगा टिल इनफाइनाइट पीरियड। तो कहने से थर्ड ईयर के एंड में जो भी नॉमिनल कैश फ्लो टोटल हमने फाइंड किया, ये कंटिन्यू होने वाला है टिल इन्फिनिटी। तो ये इस साल के एंड पे कहने से मैं टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते? P3 इज इक्वल टू जो भी कैश फ्लो है मेरा 16,637 डिवाइड बाय रेट क्या है मेरा डिस्काउंटिंग का 20%। 16,637 डिवाइड बाय 20% करो, 83,185 आया। ये टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, थोड़ा सा सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर को याद करो, वही ये किया है मैंने। टोटल प्रोजेक्ट कैश फ्लोस कितने आ गए मेरे पास? इतने। अब इसको डिस्काउंटिंग कर लो 20% के। डिस्काउंटिंग किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, आपने एनपीवी भी कैलकुलेट कर लिया, खत्म। ठीक है, क्या किया हमने? वापिस से एक थोड़ा स्ट्रक्चर बिठा दूं क्या? रियल को नॉमिनल में करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो इंडिया के जो कैश फ्लोज है इसको मैंने रियल टू नॉमिनल कर लिया। अफ्रीका के जो कैश फ्लोज है इसको पहले रियल से क्या करना पड़ेगा मुझे? नॉमिनल, एंड फिर इसको इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा INR में। खत्म, दोनों का टोटल ले लो, डिस्काउंटिंग कर लो। ठीक है, मेन क्या होता है मालूम है दोस्तों? ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप जब देखते हो ना, तो आप एक काम करो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का सॉल्यूशन एक बार देखोगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बैठ रहा है। इसीलिए हमेशा बड़े क्वेश्चन में ना स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चरिंग आ गया, कोई भी क्वेश्चन आपको है ना ऐसा नहीं महसूस होगा कि अभी आगे क्या करे। ठीक है, क्वेश्चन आए ना आए वो सेकेंडरी मैटर है। हम लोग एग्जाम में कभी कभी इसलिए रुक जाते हैं कि आगे को कोई स्टेप जो है वो हमको पता ही नहीं चल पाता कि क्या करे अभी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट रहता है बस। XYZ Limited, a company based in India, manufactures very high quality modern furniture and sells to a small number of retail outlets in India as well as in Nepal. हम लोग कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। ओके, इट इज फेसिंग टफ कंपटीशन, रिसेंट स्टडीज ऑन मार्केटेबिलिटी सिंस द, हाँ एक सेकंड यहाँ से पढ़ो अभी। Since the cost of quality of wood in India is very high, the company is reviewing the proposal to import wood in bulk from Nepalese supplier. इंडिया में महंगा मिल रहा है वुड, तो ये सोच रहे हैं कि नेपाल से मंगा के फिर मैन्युफैक्चर कर ले फर्नीचर। ठीक है, द एस्टिमेट ऑफ नेट इंडियन एंड नेपाली करेंसी कैश फ्लोज फॉर द प्रपोजल इज एस अंडर। दोनों कंट्री के दोस्तों मेरे को कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लोज दिए। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं नेपाल से वुड को इंपोर्ट करने वाला हूँ इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, और इंडिया में और नेपाल में दोनों में बेचने वाला हूँ फर्नीचर, इसलिए ये पॉजिटिव कैश फ्लोज है। ठीक है, इंडिया से मैं नहीं खरीदने का सोचूंगा, क्योंकि नेपाल से ऑलरेडी मैं इंपोर्ट तो कर ही रहा हूँ, दोनों जगह से क्यों इंपोर्ट करना है, दोनों जगह से क्यों परचेज करना है। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। XYZ Limited evaluates all its investment by discounting at the rate of 9%. डिस्काउंट रेट रेडीमेड दे दिया। ऑल नेपालीज कस्टमर्स आर इनवॉइस्ड इन नेपालीज करेंसी। फिर ध्यान से सुनना, मैं इनवॉइस कौन सी करेंसी में क्रिएट कर रहा हूँ? नेपाली करेंसी में। ठीक है, इसका मतलब मुझे पैसा कौन से करेंसी में मिलेगा? नेपाली करेंसी में। मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्रिएट हो गया, क्योंकि मैं तो इंडिया का हूँ और मेरे हाथ में क्या रिसीवेबल है? नेपाली करेंसी। तो कहने से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे INR में। सो नेपाली करेंसी कैश फ्लोज कन्वर्टेड टू रुपी एट द फॉरवर्ड रेट एंड देन डिस्काउंटेड एट इंडियन रेट, जो कि ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट मुझे ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ये नेपाली कैश फ्लो को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इन नेपाल एंड इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बी 9% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। करंट एक्सचेंज रेट हमको दिया है 1 रुपी इज इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.6। ओके,
वापिस से मैं एक बार कर देता हूँ ये आपके लिए। ₹1 इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.6। इन्फ्लेशन रेट हमको दिया है नेपाल का है 9% का एंड इंडिया का है 8% का। सो ₹1 इक्वल टू नेपाली करेंसी 1.6 इंटू 1.09 डिवाइड बाय 1.08। फर्स्ट ईयर के लिए रेस टू 1, सेकेंड ईयर के लिए रेस टू 2, थर्ड ईयर के लिए रेस टू 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ढूंढ लोगे। समझ में आया? आप फॉर्मेट देखो मेरा, हर जगह पे मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ। फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो को कन्वर्ट करने के लिए ये 3 स्टेप आपको करना ही है हमेशा। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ वापस से मैंने यहाँ पे की ही है। करेक्ट। फिर लिखो फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो, नेपाली करेंसी के कैश फ्लो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं था कि ये कैश फ्लो जो है वो रियल है नॉमिनल है, अज्यूम कर लेने का नॉमिनल। ठीक है, डायरेक्टली ये कैश फ्लो को रुपये में कन्वर्ट कर लो आप। नेपाली करेंसी के जो कैश फ्लो है उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। इसमें आप जोड़ दोगे इंडियन रुपी के कैश फ्लोस, इंडिया के जो भी कैश फ्लो है उसको आप ऐड कर दो। टोटल कैश फ्लो हमको मिल गए, डिस्काउंट कर लो 9% के हिसाब से, आपको एनपीवी मिल गया, खत्म। ठीक है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है, इसमें नॉमिनल में कन्वर्ट ही नहीं करना है, अज्यूम ही कर लो नॉमिनल है। ठीक है, बोला नहीं है ना जब तक रियल है तब तक नॉमिनल है। आगे क्या पूछा है हमसे, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमको बोला है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या दोस्तों, आपके जो भी कैश इनफ्लोज अराइज हो रहे हैं ना, ठीक है, जो भी टोटल, ठीक है, इंडिया के हो नेपाल के हो दोनों, यानी कि कौन सा मालूम है, ये वाला। ठीक है, मान लो आप इसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर के जो कैश फ्लो है आप इसको री इन्वेस्ट कर लो प्रोजेक्ट की जो एंड लाइफ है तब तक। तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आपने इन्वेस्ट किया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो जो है आपने इन्वेस्ट किया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और इसको तो आप री इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे, ये तो आप कन्वर्ट ही कर लोगे। ठीक है, ये तो लास्ट ईयर का है। तो 0, 1, 2, 3 आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, और ये जो कैश इनफ्लो आपको अराइज हुआ आप इसको री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, टोटल आपको मैच्योरिटी पे कितना मिला, 19.53। आपने पैसा लगाया था कितना, 15.625। ढूंढ लो रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडिंग को यूज करके, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज कर। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, मैच्योरिटी का प्रोसीज, पी क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया वो, 1+r रेस टू एन, एन कितना है, 3 साल का, खत्म। ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, आर इक्वल टू 7.72%, ये है आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, सिंपल है ना दोस्तों, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ अभी। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में इसको मॉडिफाई करके पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एग्जैक्टली क्वेश्चन 6 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया था, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो गलत है। ठीक है, कंप्लीट एम्बिग्यूटी है, क्वेश्चन को देख के ही हमको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। कैसे बताऊंगा। डीडी कंपनी लिमिटेड is based in India, manufactures good quality of leather bags and sells to retail outlets in India as well as in USA. ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में नेपाल और इंडिया था। The cost of quality leather in India is very high, and the company is reviewing the proposal to import leather in bulk from USA. ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, यूएसए से बल्क में खरीदना है उसको। The estimate of net US dollar and Indian rupee currency cash flows in nominal terms for the proposal are as given below. नॉमिनल में दिया है, यूएसए का दिया है, और यहाँ पे देखो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या, अरे पहले बल्क में बाय किया है, फिर मैंने लेदर बैग्स को मैन्युफैक्चर करके बेचा है और फिर कमाया है। सेम गोज विथ इंडिया, इंडिया में यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ये मैंने कैश फ्लोज जो है वो कमाए हैं। इफ नॉट इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ लेदर टू बी परचेज इन इंडिया, बोला है कि अगर ये यूएसए से मैं बल्क में ना खरीदूं तो मैं इसको प्रोग्रेसिव बेसिस पे मैं इंडिया में खरीदूंगा तो इसका कॉस्ट इतना होगा।
ठीक है, मतलब दो ऑल्टरनेटिव रूट है, बट इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में इसको भी कॉस्ट मान लिया है और इसको भी कॉस्ट मान लिया है। अरे इतना, आप तो पहले तो ये कितना है, $25 लाख है। ठीक है, इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको भी आप कैश आउटफ्लो बताओगे, और उसके सामने कैश इनफ्लो इतना ही है। अमाउंट तो देखो कितने छोटे छोटे, एनपीवी नेगेटिव ही आने वाला है इसमें, और फिर भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा सॉल्यूशन बनाया जहाँ पे इसको भी कॉस्ट कंसिडर कर लिया, जो कि एकदम वाहियात चीज़ है ये। डेटा को देख के ही समझ में आ जाता है यार कि ये फिजिबल नहीं है प्रोजेक्ट। ठीक है, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने किया है, इसको अभी कोई चैलेंज नहीं कर सकते हम लोग। अदर इन्फॉर्मेशन में हमको दिया है, डिस्काउंट रेट दे दिया है 9% का। सारे कस्टमर्स यूएस के जो है उसको यूएस डॉलर में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, रुपी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो वही वापस से पूरा हम लोग को 3 साल का जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट हमको दे दिया है, एक्सचेंज रेट अभी का दिया है 74 रुपीज़। कैलकुलेट एनपीवी एंड रिकमेंड द डिसीजन। पूरा कैलकुलेशन दोस्तों सेम है। ठीक है, पूरा सेम है। यहाँ पे बस एक एडिशनल रो ऐड करना है हमको, वो है इंडियन रुपी के कैश आउटफ्लो का। ठीक है, मैं तो वो कहता हूँ गलत ही है, वो होना ही नहीं चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने किया है तो हमको करना पड़ेगा। एक बार देख लो सॉल्यूशन। ये एक्सचेंज रेट हमने कैलकुलेट किया, इतना तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, यूएसए के जो कैश फ्लो है वो मैंने यहाँ पे लिखे, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो एक्सचेंज रेट से, हमको मिल जाएगा क्या, आईएनआर में कैश फ्लोज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दो ये इंडियन के कैश इनफ्लोज। ठीक है, और इंडिया के कैश आउटफ्लो को भी माइनस कर दो, बोला है तो कर लो, अभी क्या करें देखो। ये दोनों को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, ये कॉस्ट है इसलिए नेगेटिव लिखा। टोटल मेरा इतना आया कैश फ्लो, इसको आप डिस्काउंट कर लो 9% के हिसाब से, आपको एनपी में मिल जाएगा, जो कि भयानक नेगेटिव आएगा, आने वाला था। ये लेस किया आपने इसीलिए, कितने सारे नेगेटिव कैश फ्लो है ये, और इसका साइज तो देखो, अमाउंट तो देखो कितना बड़ा है। ठीक है, और वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि नहीं होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, बट इसको चैलेंज मत करो। ठीक है, ये नोट को एक बार बस पढ़ लेना और कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। A proposed foreign investment involves creation of a plant with an annual output of 1 million units. The entire production will be exported at a selling price of $10 per unit. At the current rate of exchange dollar, cost of local production equals to 6 per unit. मतलब कि 10 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है एंड 6 पर यूनिट का लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, dollar is expected to decline by 10% or 15%. The change in the local cost of production and the probability from the expected current level will be as follows. बोला है कि अगर ये परसेंटेज से डिक्लाइन होता है यूएस डॉलर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा इतना रिड्यूस हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। ठीक है, तो अगर 0% से डिक्लाइन हुआ तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी कम नहीं होगा, यानी कि ये $6 ही रहेगा। ठीक है, 10% से रिड्यूस हुआ, यूएस डॉलर की वैल्यू अगर डिक्लाइन हुई 10% से, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 5.7। करेक्ट है। अगर 15% से डिक्लाइन हुआ तो एडिशनल 0.15 माइनस कर दो, 5.7 माइनस 0.15, 5.55 हो जाएगा। मेरा सेल प्राइस तो दोस्तों 10 ही रहेगा, $10 ही रहने वाला है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4, ये हो जाएगा 4.3, और ये 10 - 5.55, 4.45। ठीक है, ये आया मेरा कंट्रीब्यूशन। इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमको क्या मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। द प्लांट at the current rate of exchange will have a depreciation of $1 million annually. Assume local tax at the rate of 30%. Annual cash flow after tax under all different scenarios हमको ये कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, मतलब हर एक सिनारियो, ये सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, मतलब कि एनपीवी पूछा है हमसे। अज्यूमिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $25 million ऑन द प्लांट एंड द वर्किंग कैपिटल विथ अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 11%, डिस्काउंटिंग रेट दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ CFAT अराइव्ड अंडर ऑप्शन बी, द CFAT विल ग्रो एट द रेट ऑफ 3% पर एनम परपेचुएटी। ओके, क्या बोला है सबसे पहले दोस्तों,
सिनेरियो वाइज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ढूंढना है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का फॉर्मेट हमको याद है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, CFAT मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढने के लिए हमारे पास अभी कंट्रीब्यूशन है, इनटू 1 मिलियन यूनिट्स कर दो, हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये है पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन और ये है टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, अभी का डेप्रिसिएशन कितना है, 1 मिलियन का। ठीक है, तो जब जब यूएस डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन होगी, कहना से डेप्रिसिएशन भी डिक्लाइन होगा। इंस्टीट्यूट ने ये किया है, मैं इससे अग्री नहीं करता। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि ये गलत है। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने किया है इसलिए ये आप मान लो। 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन था, 10% से डिक्लाइन हुआ तो 90% हो जाएगा, 15% से डिक्लाइन हुआ तो 85% हो जाएगा डेप्रिसिएशन। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कहानी सुनाऊंगा ये गलत क्यों है वो बताऊंगा मैं। हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, उसमें से टैक्स माइनस कर लो, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, उसमें ऐड किया हमने डेप्रिसिएशन, हमको मिला एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सिनेरियो वाइज मिल गया। ठीक है, पहला जो था वो खत्म। दूसरा हमसे पूछा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ CFAT निकालो। अब सिनेरियो वाइज हमको प्रोबेबिलिटी दी है, सिनेरियो वाइज हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, मल्टीप्लाई कर लो, हमको एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी CFAT की। करेक्ट। तीसरा हमसे पूछा है एनपीवी। एनपीवी इक्वल टू व्हाट, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। पीवीसीओ है हमारे पास, सर पीवीसीआई कैसे ढूंढे? बेटा ये है हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, और ये ग्रो करते रहेगा एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इन परपेचुइटी। सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इंटू 1.03, यानी कि ये ग्रोथ रेट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, हमको पीवीसीआई जो है वो मिल गया। तो उस हिसाब से एनपीवी हमने कैलकुलेट कर लिया, और क्योंकि ये पॉजिटिव है देयरफॉर प्रोजेक्ट इज वायबल। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल था। ये बस आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इसमें आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो है वो आना चाहिए बस। जब भी ग्रोथ इंपैक्ट होता है तो यहाँ पे माइनस करना मत भूल जाना ग्रोथ। ठीक है, ओके। अब मेरा आपसे ये सवाल है दोस्तों, ये डेप्रिसिएशन को माइनस किया ना, माइनस नहीं रिड्यूस किया ना, यूएस डॉलर की वैल्यू अगर डिक्लाइन होती है तो ये लोग बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन भी उतने से कम हो जाएगा, बट मैं कहता हूं ये गलत है। सुनो क्यों। हम लोग कहाँ पे है दोस्तों, अब प्रपोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि मैं जहां पे भी हूं, ठीक है, मेरे लिए ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो फॉरेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब कि मेरे लिए फॉरेन करेंसी कौन सी हुई, मेरे लिए फॉरेन करेंसी है डॉलर। ठीक है, एंड क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको नहीं बोला है कि हम लोग इंडिया के हैं, बट मैं मान ले रहा हूं कि फॉरेन कंट्री हमारी डॉलर है, यूएसए है, तो मैं लोकल कंट्री कौन सी मान रहा हूं, इंडिया की मान ले रहा हूं। ठीक है, लोकल करेंसी में रूपी ले रहा हूं। ठीक है, अब मेरा डेप्रिसिएशन 1 मिलियन है, रूपी कहने से मेरे लिए रिपोर्टिंग करेंसी है। ठीक है, तो जब यूएस डॉलर का कोई भी डिक्लाइन नहीं है तब मेरा डेप्रिसिएशन इतना है, और उसके हिसाब से मेरा रिपोर्टिंग करेंसी में डेप्रिसिएशन कितना होगा दोस्तों। एक्सचेंज रेट हमको दिया है क्या कहीं पे भी, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट चलो ना मान लेते हैं हम लोग 80 का, 100 का ले लो ना, 100 का ले लो, तो ये 100 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट दिया नहीं है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए। 100 मिलियन का दोस्तों मेरा रूपी में डेप्रिसिएशन है। अब ये मेरा रिपोर्टिंग करेंसी है, ये डेप्रिसिएशन कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये मेरा हिस्टोरिकल वैल्यू पे जो मैंने एसेट को रिकॉर्ड किया होगा, कहना है इसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो हर साल सेम ही रहता है। रिपोर्टिंग करेंसी में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर अगर ये 100 रुपीज जो है, ठीक है, अभी का एक्सचेंज रेट हमने कितना लिया, $1 इक्वल टू ₹100। अब अगर इसमें डिक्लाइन होता है डॉलर में, तो मान लो डॉलर डिक्लाइन हुआ तो रूपी एप्रिशिएट हुआ, तो ये रूपी को मान लो मैं 90 ले लेता हूँ। ठीक है, रिपोर्टिंग करेंसी में डेप्रिसिएशन अभी भी उतना ही रहेगा दोस्तों। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके देखो ये कितना आता है, 100 डिवाइड बाई 90 कर लो, ये तो 1.11 मिलियन आ गया। और ये लोग ने तो डेप्रिसिएशन
रिड्यूस कर दिया है, जो कि मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी में अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर चलो ना मान लेते ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो हमको लोकल करेंसी में करना होता ना, तो ये इम्पैक्ट जो है वो आता ही नहीं। ये तो फिर हर साल इतना ही रहेगा, कितना 100 मिलियन 100 मिलियन 100 मिलियन। बट क्योंकि फॉरेन करेंसी है तो डिक्लाइन होता है, तो उस केस में वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, बट ये लोग ने डिक्रीज बताया है। समझा आपको? और वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, एएफएम में क्या है, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो रट्टा मारना पड़ रहा है। ये सब्जेक्ट मतलब ऑडिट की तरफ चले जा रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A US company wants to set up a manufacturing plant in India which requires an initial outlay of 8 million rupees. It is expected to have a useful life of 5 years with a salvage value of 2 million. The company follows straight line method of depreciation. Depreciation निकाल ले क्या दोस्तों? 8 lakhs का कॉस्ट है, सॉरी 8 मिलियन का कॉस्ट है, माइनस 2 मिलियन का सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो ये आता है 1.2 मिलियन डेप्रीसिएशन। इनिशियल आउटले, salvage value. To support the additional level of activity, investment would require one-time additional working capital of 1 million. Since the cost of production is lower in India, variable cost of production would be 30 per unit. Additional fixed cost हमको दिया है 0.5 million. The company is projecting annual sales to 80,000 units at the rate of 100 per unit. टैक्स रेट हमको दिया है 34% का, एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूएसए की कंपनी का है दोस्तों। तो अगर ये डिस्काउंटिंग रेट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 8% का, तो कहने से मेरे पास कैश फ्लो भी यूएस डॉलर में होना चाहिए। तो ये सारा कैलकुलेशन जो हमको रुपीज़ में दिया है ये तो हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, फिर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिस्काउंटिंग करेंगे। याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, डायरेक्टली एकदम रुपी पे ये डिस्काउंटिंग रेट मत लगा के आ जाना, मिस्टेक हो जाएगा फिर वो। इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए एंड इंडिया आर गिवन 8% एंड 9%। एक्सचेंज रेट अभी का हमको दिया है। अज्यूमिंग दैट ऑल प्रॉफिट्स विल बी रिपेट्रिएटेड, चलो यहाँ पे तो बोल भी दिया है कि रिपेट्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको ये 8% का डिस्काउंटिंग लगाना है। रिपेट्रिएटेड एवरी ईयर एंड देयर विल बी नो विदहोल्डिंग टैक्स। एस्टिमेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड इवेल्युएट इट्स फिजिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले कहने से इंडिया में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो कैश फ्लो मेरे को अराइज होने वाला है। ठीक है, कैश इनफ्लो होगा, ये तो मेरा सारा कैश आउटफ्लो था, करेक्ट है। अब सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास सेल्स का यूनिट प्राइस है कितना, 100, इसमें से 30 का वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो। तो 100 माइनस 30 किया, 70 का मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी कंट्रीब्यूशन है, इंटू 80,000 यूनिट्स कर दो, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 5,60,000, एक सेकेंड, 56 लैक्स। ठीक है, इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो 0.5 मिलियन, 5 लाख माइनस किया मैंने, तो ये आया 51 लैक्स। ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो 1.2 मिलियन, मतलब कि 12 लाख। 39 लैक्स बचा, इसको आफ्टर टैक्स कर दो सीधा इंटू 66% करके, इंटू 66%, ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25,74,000। इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करो 12 लाख, प्लस 12 लाख किया हमने, 37,74,000 आता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, मैंने ऐसे किया है, आप मेथड कोई भी फॉलो करो, ये आना चाहिए बस। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये पूरा लॉन्ग कट है। ठीक है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ढूंढ लिया। अब बस 5 साल का हम लोग का प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से कैश फ्लो को प्लॉट कर लो, 0 से लेके 1 2 3 4 5। ठीक है, और सुनो, ये जो कैश फ्लो है कहने से ये रुपीज़ में है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में, तो मेरे को हर एक साल का एक्सचेंज रेट मालूम होना चाहिए। मेरे पास स्पॉट रेट है, मेरे पास इन्फ्लेशन का रेट है, कहने से मैं 5 साल के एंड पे जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसको ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, ये तो हम लोग करते ही आ रहे,
हर एक जगह पे आप देखोगे ये मेरे 3 स्टेप जो है वो हमेशा रहेंगे, जहाँ-जहाँ पे भी कन्वर्जन करना पड़ रहा है कैश फ्लोज़ का, ठीक है? और यही फ़ॉलो करो, ये सिंपल मेथड है एकदम। इतना आप कर लोगे, ठीक है? भरोसा रख रहा हूँ मैं। फिर इनिशियल आउटले वो तो हमारे पास था 8 लैक्स का, यहाँ पे था देखो 8 मिलियन का सॉरी। वर्किंग कैपिटल 10 लैक्स का है, वो भी हमने लिख दिया। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हर एक साल में जो जो हो रहा है वो मैंने यहाँ पे लिखा, हर एक साल में एक ही कॉमन फिगर है, ठीक है? फिर सेल्वेज वैल्यू भी तो है हमारे पास 20 लैक्स का। ये वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था वो रिलीज भी हो जाएगा। तो टोटल कैश फ्लो रुपीज़ में कितना है हमारे पास, इतना। अब इसको रिपेट्रिएट करेंगे, रिपेट्रिएट करेंगे तो ये एक्सचेंज रेट को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? उस हिसाब से डॉलर में हमको कैश फ्लो क्या होने वाला है वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 8%, हमको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, टोटल मार लेंगे हम लोग, नेट प्रेजेंट वैल्यू जाएगी, खत्म, ठीक है? सिंपल एकदम। मेन चीज़ क्या है, ये नहीं रहे, ये तो हम लोग कर ही रहे, मेन चीज़ सिर्फ इतना है बस, ठीक है? कैश फ्लो को प्लॉट करना, कन्वर्ट करना है, ये भूलना नहीं है, रुपये को डॉलर में करना है, फिर उसको डिस्काउंट करना है, ठीक है? बाकी ये ढूंढना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो सिंपल फॉर्मूला याद रखता हूँ दोस्तों। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब क्या, पहली बात तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना है, ठीक है? बट हम लोग प्रॉफिट को नहीं डिस्काउंट करते, हम लोग कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंस जो है उसको ऐड कर दो, बात खत्म। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को जोड़ दो। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन से सीखते आ रहे, ठीक है? ओके, चलो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A US based company is planning to set up a subsidiary in India where so far it was exporting in view of growing demand for its product and competition from other US based companies। क्या बोला है, एक यूएसए की कंपनी है, अब तक वो इंडिया में एक्सपोर्ट करके माल भेज रही थी, ठीक है? उसका जो सेल्स रेवेन्यू आ रहा था इट वाज वाया थ्रू एक्सपोर्ट। बट अब वो ये सोच रही है कि नहीं भाई, एक्सपोर्ट क्यों करना है, उधर ही एक लोकल सब्सिडरी सेटअप करके देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसके लिए ये पूरा प्रपोजल है। The initial project cost consisting of plant and machinery including installation is estimated to be $500 million. The net working capital requirements are estimated at $50 million. The company follows SLM method of depreciation. Currently, the company is exporting 2 million units every year at a unit price of 80 and its variable cost is 40 per unit, ठीक है? क्या बोला है, एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसका सेल्स प्राइस जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट में सेल्स प्राइस जो है, सेल्स प्राइस वेरिएबल कॉस्ट वो कितना है यहाँ पे 80 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40। ये अब तक का सिचुएशन है। अब सब्सिडरी अगर मैं क्रिएट कर दूंगा तो क्या सिचुएशन होगी वो भी पढ़ते। द CFO has estimated the following operating costs and other data in respect of the proposed project। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 का, ठीक है? तो ये सब्सिडरी लिखता हूँ मैं 20 का। एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमको दिया है 30 मिलियन पर एनम, ओके? तो ये तो एक्स्ट्रा होगा, फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन पर एनम। And the project share for allocated fixed cost will be 3 million per annum based on the principle of ability to share। अब देखो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट इनकर ऑलरेडी हो चुका है, ये तो बस एक एलोकेशन है, ये संक कॉस्ट है, कुछ काम का नहीं है, ये इग्नोर करना है इसको, ठीक है? ये ऐसा कॉस्ट नहीं है जो इनकर होने वाला है, ये एक ऐसा कॉस्ट जो है जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है और ये प्रोजेक्ट को बस एलोकेट किया जा रहा है। तो एलोकेशन हमारे डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट कॉस्ट है, वो संक कॉस्ट है, ठीक है? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रपोज प्लांट इज 5 years विद नो सेल्वेज वैल्यू, ओके? तो कॉस्ट कितना है दोस्तों, 500 मिलियन का, सेल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है और 5 साल का लाइफ में मतलब कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ, डेप्रीशिएशन इक्वल टू 100 मिलियन हुआ पर एनम, ठीक है? एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग, एक सेकेंड कहाँ पे था, हाँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट इन इंडिया विल बी 5 मिलियन यूनिट्स। प्रोडक्शन कितना होगा दोस्तों, 5 मिलियन यूनिट्स का। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स थ्रू एक्सपोर्ट वॉज $15 मिलियन, $15 मिलियन।
मतलब कि एक्सपोर्ट जब कर रहा था मैं, तब वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी 15 मिलियन का था मेरे पास, ठीक है। तो कहने से वो अभी रिलीज हो जाएगा, और उसके बदले मेरे को सब्सिडरी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल 50 मिलियन का। तो नेट मेरे को अभी सब्सिडरी के लिए कितना इन्वेस्ट करना है जेब से, 35 मिलियन का, ठीक है। देयरफॉर नेट वर्किंग कैपिटल नीडेड इक्वल टू $35 मिलियन, ठीक है। समझ में आया ये? 15 मिलियन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट में था ही था, वो मुझे बोल रहा था कि सब्सिडरी क्रिएट करने के लिए 50 मिलियन का एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, बट इसमें से रिलीज हो जाएगा और इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, तो नेट मेरे जेब से कितना गया, सिर्फ और सिर्फ 35, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर विल डिक्रीज टू 1.5 मिलियन यूनिट्स प्रोवाइडेड द कंपनी डज नॉट सेट अप सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। क्या बोला है कि एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कमिंग ईयर विल रिड्यूस टू 1.5 मिलियन यूनिट्स। बट अगर वो सब्सिडरी क्रिएट कर देता है दोस्तों, तो कहने से उसके यूनिट्स कितने थे, प्रोजेक्टेड यूनिट्स 5 मिलियन यूनिट्स, ओके, 5 मिलियन यूनिट्स, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट कंटिन्यू करता रहा मैं तो 1.5 मिलियन यूनिट्स का सेल होगा, बट अगर मैंने सब्सिडरी सेटअप कर ली तो 5 मिलियन यूनिट्स का होगा। क्लियर है इतना? एप्लीकेबल टैक्स रेट हमको दिया है 35% का, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच प्रोजेक्ट इज 12%। एस्टिमेट द एनपीवी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट इन इंडिया, गिव योर एडवाइस। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, ठीक है। बाकी सारे कैश फ्लोज को हम लोग मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे ढूंढे, सब्सिडरी का भी ढूंढना है, एक्सपोर्ट का भी ढूंढना है, क्योंकि हमको इसमें इंक्रीमेंटल इफेक्ट देखना है, ठीक है। एक्सपोर्ट तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, उससे तो हमको कैश फ्लो अराइज होने ही वाला है दोस्तों। बट एक्सपोर्ट को बंद करके सब्सिडरी को चालू कर दिया तो इंक्रीमेंटल इफेक्ट कितना आएगा ये हमको पता लगाना है, ठीक है। चलो यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले 5 मिलियन यूनिट्स एंड 1.5 मिलियन यूनिट्स। सेल्स मेरे पास था 80 पर यूनिट के हिसाब से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। सेल्स मेरे को मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट मैंने माइनस कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे $20 है और यहाँ पे $40 है। रिस्पेक्टिव यूनिट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करो, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगा। माइनस करोगे आप इसमें से एडिशनल फिक्स कॉस्ट, माइनस करोगे आप यहाँ पे डेप्रीसिएशन, ठीक है। यहाँ पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं आएगा और यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा। टोटल निकाला आपने, आपको ये टोटल मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, डेप्रीसिएशन को ऐड करो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिला। सिंपल है इतना। मेरे लिए फॉर्मेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का इतना ही है, ये सब याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। अरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। आप मेरा कोई भी सॉल्यूशन देख लो, यही फॉलो किया है मैंने, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिला, तो अब ये देखो कि सब्सिडरी अगर मैंने सेटअप किया तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इतना है, बट एक्सपोर्ट कर रहा था तो भी इतना तो हो ही रहा था। तो सब्सिडरी मैंने सेटअप की, इसकी वजह से इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना अराइज हो रहा है अभी, 171.50 मिलियन, ठीक है। ओके, अब बस एनपीवी कैलकुलेशन करना है। इनिशियल आउटले कितना था हमारा, 500 मिलियन का, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 500 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ उसको। एक सेकेंड, ये डॉलर कैश फ्लो है करेक्ट, यहाँ पे रुपी लिखा है मैंने, ये मैं आपको चेंज कर दूंगा, डॉलर कैश फ्लो आएगा। वर्किंग कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस किया 35 का, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया आपको 35 का, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू 35 ही रहेगा। फिर यही वर्किंग कैपिटल दोस्तों लास्ट ईयर में रिलीज होगा। लास्ट ईयर कौन सा है इसका, कहने से 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पे लाइफ हमको कहाँ पे गई, हाँ ये रही मेरी लाइफ, ठीक है। तो 5 साल का इसको डिस्काउंटिंग लगा दिया हमने, फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो हमने फाइंड कर लिया प्रेजेंट वैल्यू। फिर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फॉर 5 ईयर्स, ये कहने से ये 5 साल तक मेरे को होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। तो 171.50 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, ले लो प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है देयरफॉर प्रोजेक्ट इज फिजिबल। समझ में आया?
दोनों क्वेश्चन में दोस्तों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने वही कैलकुलेट किया है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और फिर उसको यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ पे ईयर वाइज क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे देखो रुपी के कैश फ्लो को डॉलर में हमने कन्वर्ट किया, इसलिए ईयर वाइज करना पड़ा। यहाँ पे तो डायरेक्ट डॉलर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना था हमको, डॉलर में एनपी भी है हमारे पास। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 बाद में करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 12 पे आ जाओ। Mr. Vishwas, a friend of Mr. Pramod, who is one of the directors of Ashirwad Limited, is a citizen of Mauritius. विश्वास कहाँ का है दोस्तों? मॉरिशस का है। He, along with Mr. Pramod, incorporated a company in Mumbai. It is estimated that in equivalent terms, the business shall require an initial investment of Mauritian dollar 100 million, and thereafter Mauritian dollar 2 million each year will be needed as a working capital fund. ठीक है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके अगले साल से जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा दोस्तों, तब तक हर साल ये वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, इनिशियल बेस ईयर में नहीं चाहिए, जीरो ईयर में वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, वहां पे तो सब इन्वेस्टमेंट ही करना है बस। ठीक है, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट इज एज फॉलोस। ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करो ताकि पता चले कौन सी इन्फॉर्मेशन में से हम लोग को क्या डेटा मिल पाएगा। स्पॉट रेट हमको दे दिया है। ठीक है, 1 मॉरिशियन डॉलर इक्वल टू 1.88 INR। इन्फ्लेशन रेट हमारे पास है 6% एंड 5%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इन्फ्लेशन रेट शैल रिमेन अनचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ओके, तो यहाँ पे ये कहानी खत्म। कहना इसे, इतने की हेल्प से हम लोग 4 साल का तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आता ही है हमको। फिर हमसे कहा है कि INR 8 करोड़। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट डॉलर में किया था, मॉरिशियन डॉलर में। ठीक है, नहीं, मॉरिशियन डॉलर का तो इक्विवेलेंट टर्म्स था ना, तो रुपी में कितना हुआ ये दोस्तों? 100 इंटू 1.88, सॉरी 100, हाँ 100 इंटू 1.88 किया मैंने, तो 188 मिलियन आता है। करेक्ट है, ओके। तो उसमें से बोला है कि ये 188 मिलियन, इसको करोड़ में कर लो ना, 18.8 करोड़। अब बोला है कि इसमें से 8 करोड़ जो है ना, ये 18.8 करोड़ में से 8 करोड़ रुपया जो है वो यूज़ कहाँ पे होने वाला है? फॉर सेटिंग अप अ प्लांट, जिसका यूजफुल लाइफ हमको दिया है 4 years का, एंड एट द एंड ऑफ 4th year एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू हमको दिया है 80 lakhs का। डेप्रीसिएशन शैल बी चार्ज ऑन SLM बेसिस। मतलब कि इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन के लिए दिया है। तो डेप्रीसिएशन इक्वल टू 8 करोड़ माइनस 80 lakhs डिवाइड बाय 4 years का यूजफुल लाइफ, 1.8 CR। समझा इतना? फिर हमसे बोला है कि 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शैल बी थ्रू डेट फंड्स फ्रॉम द मॉरिशियस एट द कॉस्ट ऑफ 10% पोस्ट टैक्स। ये फंड्स कहाँ से रेज किए दोस्तों? मैंने मॉरिशियस से। वेल रिमेनिंग फंड शैल बी अरेंज बाय हिम एंड हिज फ्रेंड्स, दे एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन देयर अदर फंड्स। मतलब कि जो फ्रेंड्स से पैसे लिए, उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग? 12% का। ठीक है, तो इतने ही इंफॉर्मेशन से दोस्तों, कहने से मैं WACC कैलकुलेट कर सकता हूँ, जिसमें वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी कितना है दोस्तों मेरा? कहने से 0.60 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, वेट ऑफ डेट है 0.40 इंटू 10% का कॉस्ट ऑफ डेट। तो 0.6 इंटू 12 एम प्लस 0.4 इंटू 10 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल किया, 12 पॉइंट नहीं 11.22% आता है WACC। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन रियल टर्म्स। तो ये जो हमको दिया है, ये रियल रेवेन्यू है और ये रियल कॉस्ट है। ठीक है, assume that the applicable tax rate is 30%. Since there is double taxation avoidance agreement between India and Mauritius, company is not required to pay tax in Mauritius if tax has already paid in India.
तो एप्लीकेबल इन्फ्लेशन रेट हमको दिया है, इन्फ्लेशन रेट हमको दिया है, तो कहने से इतने पूरे इंफॉर्मेशन से हम लोग नॉमिनल रेवेन्यू और नॉमिनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। वेदर इन्वेस्टमेंट इज वायबल ऑप्शन और नॉट, राउंड ऑफ द कैलकुलेशन अप टू 4 डेसिमल्स, शो INR कैलकुलेशन इन रुपीज एंड मॉरिशियन डॉलर कैलकुलेशन इन मिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप INR के कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको करोड़ में करते रहना है। जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करोगे मॉरिशियन डॉलर में तो उसको मिलियन में लेके आना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फिर दो स्टेप रहेंगे। एक तो INR को कन्वर्ट करने का मॉरिशियन डॉलर में, और फिर रुपी को मिलियन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इतना चीज याद रहेगा आपको। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमको प्रोजेक्ट के कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड करते हैं? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। करेक्ट है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे ढूंढे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म। अब कितने साल का ढूंढना है? 4 साल का, 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो हम लोग यहाँ पे फिगर्स लिखेंगे वो सारे के सारे नॉमिनल होने चाहिए। ठीक है, तो नॉमिनल रेवेन्यू, नॉमिनल कॉस्ट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये ऑलरेडी नॉमिनल ही है। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं ना, दैट इज नॉमिनल। ठीक है, तो ये नॉमिनल डेप्रिसिएशन आ गया। अब सारे फिगर्स हमको ढूंढने हैं बस। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो रियल रेवेन्यू है इसको नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1 साल का इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा, 6 × 1.10। ठीक है, सेकेंड ईयर का जो रियल कैश फ्लो है उसको अगर नॉमिनल करना है तो फर्स्ट ईयर का पहले इन्फ्लेशन लगाना है, फिर सेकेंड ईयर का लगाना है। ठीक है, तो 7 × 1.10 × 1.09, यहाँ पे आप देखते रहो। ठीक है, थर्ड ईयर का कैश फ्लो रियल है उसको नॉमिनल में करना है, तो फर्स्ट ईयर का पहले इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर का जो रियल कैश फ्लो है उसको नॉमिनल करना है, तो पहले फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, जैसा हमने रेवेन्यू के लिए किया सेम चीज़ आपको कॉस्ट के लिए भी करनी है, और उस हिसाब से हम लोग ने नॉमिनल रेवेन्यू नॉमिनल कॉस्ट फाइंड कर लिया। यहाँ पे फिगर्स को हम लोग डाल देंगे। ठीक है, डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको मिल जाएगा। टैक्स रेट हमारे पास कितना है? 30% का। टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था उसको ऐड बैक कर दो, हमको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चारों साल का मिल गया। ठीक है, बस इमेजिन करते रहो इतना। यहाँ पे देख लो, इतना बस देखो आप। ठीक है, सिर्फ फिगर को डालना है इसमें। ओके, फिर अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब बाकी के जो भी कैश फ्लोज है, सबसे पहले तो ये जो हमने कैश फ्लोज फाइंड किए दोस्तों, ये सारा रुपीज में था। यहाँ पे देखो सबका सब रुपीज में है। ठीक है, बाकी के जितने भी कैश फ्लोज है अगर वो मॉरिशियन डॉलर में है तो उसको सबसे पहले रुपीज में कन्वर्ट। ठीक है, और जहां जहां पे यहाँ पे देखोगे आप मिलियन में दिया है तो हमको उसको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 18.8 करोड़ का। ठीक है, फिर 2 मिलियन का वर्किंग कैपिटल हर साल चाहिए। एक सेकेंड ना, 18.8 करोड़ पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दे हम लोग यहाँ पे, वो लिख दिया हमने। फिर हर साल 2 मिलियन मॉरिशियन डॉलर का दोस्तों हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए, बट उसको हमको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इंडियन रुपीज में। तो एक्सचेंज रेट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है उसका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। आप एक काम करो, हर साल इंटू टू करो। ठीक है, कर ले क्या? एक बार ट्राई कर लो। 2 × 1.8979, 2 × 1.8979, तो 3.798 आया। बट इसको हमको कन्वर्ट करना है करोड़ में, तो डिवाइड बाय 10 कर लो, तो ये आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आराम आराम से करोगे ना तो ये होगा, वरना मिस्टेक होने ही वाला है इसमें। ठीक है, ऐसे करते करते दोस्तों
एक काम करो ना, इधर ही कर लो ना, 0.2 0.2 0.2 0.2, अब मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये पूरा टोटल वर्किंग कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था ये लास्ट ईयर में दोस्तों रिलीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल मान लो इतना आएगा, और लास्ट ईयर में एक और चीज़ होगा, वो है सेल्वेज वैल्यू मिलना। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू हमको यहाँ पे दिया था 80 लैक्स का दिया था, ये रहा। ठीक है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर लो, 0.8 आएगा। समझा? टोटल आईएनआर कैश फ्लो दोस्तों मेरे को मिल गए। इसको सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉरिशियन डॉलर में। एक्सचेंज रेट मेरे पास है ऑलरेडी, कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कन्वर्ट किया मैंने मॉरिशियन डॉलर में। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये था करोड़ में, इसको मिलियन में लेके आना है। याद है आपको ये चीज़? ठीक है, आपने इसको मिलियन में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 11.2% फाइन किया था, उसके हिसाब से आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, बात खत्म। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक सेंटेंस की वजह से पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो कितना ट्रिकी हो जाता है, दिमाग पे ऐसा जोर डाल देता है ये। ठीक, तो याद रखना ये चीज, जब तक आईएनआर में कैलकुलेशन कर रहे हो सारा का सारा करोड़ में करना है, मॉरिशियन डॉलर का जैसे आपने वैल्यू लिखा वो मिलियन में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो एनपीवी कैलकुलेट हमने कर लिया। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता ये लोग पूछेंगे, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा था ये चीज़ वाला, तो मैंने करवा दिया, वरना मैं ये भी नहीं करवाने वाला। इतना बड़ा क्वेश्चन ये लोग कभी नहीं पूछेंगे, बट इसका शॉर्ट वर्जन पॉसिबल है। अगर कोई क्वेश्चन नया ड्राफ्ट करना हो तो शॉर्ट वर्जन बनाना पॉसिबल है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। Opus Technologies, an Indian company, is planning to make an investment through a wholly owned subsidiary in a software project in China with a shelf life of 2 years. The inflation in China is estimated at 8%, and operating cash flows are received at the year end. For the project, an initial investment of Chinese yuan 30 lakh will be in a piece of land. The land will be sold after completion of project at an estimated value of 35 lakhs. तो मेरा सेल्स प्रोसीज कितना होगा दोस्तों? 35 लैक्स। ठीक है, ओके। द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 15 lakh पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years टू जीरो सेल्वेज वैल्यू। मतलब पूरा का पूरा 15 लाख जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फेच 5 lakh एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि 15 लाख तो पूरा डेप्रिशिएट हो गया, उसके बाद भी मैं इसको 5 लाख में बेच के आऊँगा। ठीक है, तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स को 5 लाख में बेच के आऊँगा। अब आप एक बात को ध्यान से समझना, 35 लैक्स तो मेरा सेल वैल्यू है। ठीक है, कहने से इसमें मुझे 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, 35 में बेचूंगा 30 की चीज़ को। ठीक है, डेप्रिशिएट नहीं होता है लैंड, तो 30 में मैंने खरीदा था और 35 में बेचा, और ये 15 का वैल्यू जो है वो अभी ज़ीरो हो चुका है आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर 2 years, बट फिर भी मैं उसको 5 लाख में बेच पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे 5 लाख का दोनों जगह पे कैपिटल गेन हुआ है। इस पे मेरा टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा और नेट अमाउंट मेरे हाथ में आएगा। ठीक है, टैक्स रेट हमको अब तक नहीं पता है। अभी कहाँ था मैं? हाँ, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारी पढ़ के हो गई। ठीक है, ये अभी कुछ काम का नहीं है। द कंपनी इज प्लानिंग टू रेस फंड्स थ्रू इशू ऑफ जीडीआर, funds through GDR issue in Mauritius. Each GDR will have 5 common equity shares of the company as underlying security, which are currently trading at 200 per share. ये है मार्केट प्राइस किसका? शेयर का। फेस वैल्यू हमको दिया है। द कंपनी हैज करंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ 25%। करंटली मतलब क्या? D0, ये है D0। ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। The total issue cost is estimated to be 1% of the issue size. Okay. हम लोग इसके हेल्प से
कहने से जीडीआर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर ले क्या? ठीक है, मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखाया था कि 1 जीडीआर इक्वल टू 5 शेयर्स है। ठीक है, सो मार्केट प्राइस हमको एक शेयर का दिया है कितना? मार्केट प्राइस दिया है 200 और 5 शेयर मतलब 1 जीडीआर हो गया, तो कहना से 1000 का प्राइस हो गया जीडीआर का। फेस वैल्यू हमको 10 दिया है, तो 10 इंटू 5 ये 50 हो गया फेस वैल्यू। फिर क्या हमसे पूछा है? द टोटल कॉस्ट ऑफ इश्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 1%। ओके, ये तो फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो डिविडेंड डिविडेंड कितना है? 25% का, करेक्ट। तो इस पे D0 हमको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 3 इंटू 25% किया मैंने 12.5। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट। D0 है 12.5, 1.10 है ग्रोथ रेट डिवाइड बाय इशू कौन सी प्राइस पे मैंने किया होगा दोस्तों? इशू प्राइस यहाँ पे लिखा है। इशू प्राइस नहीं लिखा है मतलब डायरेक्टली मैं मान सकता हूँ कि 1% का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना है। किस में से? 1000 में से। तो 1000 इंटू 99% किया, ये आया 990 प्लस 0.10। कर लो कैलकुलेट। 12.5 इंटू 1.10 डिवाइड बाई 990 प्लस 0.1 इंटू 100 11.39 आता है। ठीक है, वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, पूरा इतना जो कहानी है ना वो जीडीआर का, बस ये जीडीआर हमको दिया है क्वेश्चन में इसीलिए ताकि हम लोग डिस्काउंटिंग रेट फाइंड कर सके, और कुछ काम नहीं है उसका। ठीक है, 11.39 हमने कैलकुलेट कर लिया। इतना इंफॉर्मेशन अभी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। कहाँ पे गया ये? ठीक है, देखो धीरे धीरे कैसा इंफॉर्मेशन जो है ना वो काटते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, डेटा को जितना छोटा करोगे उतना क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्यूशन का स्ट्रक्चरिंग कर पाओगे। द एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ चाइनीज युआन 500 पर यूनिट। ये क्या दिया है हमको? सेल यूनिट दिया है और उसका प्राइस दिया है। द प्राइस ऑफ द यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, मतलब ये तो जीरो थियर का है और 2 साल के लिए प्रोजेक्ट चलने वाला है दोस्तों, तो उसका इन्फ्लेशन हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको दिया है 40% ऑफ सेल्स। करंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको दिया है 22 लाख पर ईयर, विच इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब सेल्स प्राइस भी इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन से, एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन चाइना फॉर बिजनेस इनकम एंड कैपिटल गेन इज 25% एज पर जीओआई पॉलिसी। नो फर्दर टैक्स इज पेएबल इन इंडिया। द करंट स्पॉट रेट हमको दिया है 1 चाइनीज युआन करेंसी इक्वल टू 9.5 रुपीज। नॉमिनल इंटरेस्ट हमको दोनों कंट्री का दिया है 12% एंड 10%। इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कहना है से हम लोग एक्सचेंज रेट 2 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो हमको आता ही है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जो हमको यूज करनी थी वो थी टैक्स रेट की, क्योंकि इस पे 5 लाख का जो कैपिटल गेन हुआ ना उस पे टैक्स लगाना है। ठीक है, 5 लाख 5 इंटू 25% कर लो, 1.25, 25% है। ओके, तो 1.25 लाख का कैपिटल गेन, नेट रिसीट कितना होगा? 35 माइनस 1.25, 33.75। इतना मेरे जेब में आया आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट एंड पेइंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे भी 1.25 माइनस 1.25, 3.75। ठीक है, इतना मेरे जेब में आया ऑफिस कॉम्प्लेक्स को बेच के एंड आफ्टर पेइंग ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, वो दोनों यहाँ पे मैंने लिखा है, दिख रहा है, सिंपल है एकदम। ओके, तो अब इसको भी हटा दूं मैं। अब क्या पूछा है हमसे दोस्तों? आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज इन चाइना एंड डिटरमाइन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन चाइनीज युआन। ठीक है, उसकी करेंसी में उसका एनपीवी हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन को अब तक हमने यूज नहीं किया है।
तो उसी को यूज करने का समय आ चुका है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना है हमको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का। सबसे पहले ईयर 1 ईयर 2 2 साल का ही हमारा प्रोजेक्ट है, तो 2 साल का हमने प्लॉट कर लिया। इन्फ्लेशन फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि सेल्स प्राइस में, यहाँ पे देखो सेल्स प्राइस में एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा हम। ठीक है, सेल्स हमने लिखा यहाँ पे 54 लाख का। सर ये कैसे आया? बेटा 500 इंटू आप इन्फ्लेशन फैक्टर करो, 500 इंटू 1.08 540 आया, इंटू 10,000 यूनिट्स कर दो, 54 लाख आया। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए आपको सेम चीज करनी है, आप मल्टीप्लाई कर लो इंटू 1.08 से, एक बार करो तो रेस टू टू ऑटोमेटिकली हो गया। 54 लाख इंटू 1.08 करोगे ना आप तो 58,32,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका 40% निकालो दोस्तों, आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना था दोस्तों? बेस ईयर में फिक्स कॉस्ट था 22 लाख, तो 22 लाख इंटू 1.08 किया, 23,76,000 ईयर 1 का मिला, इंटू 1.08 किया सेकेंड ईयर का 25,66,080 रुपीज़ भी मिल गया। ठीक है, इसमें से अभी भी हमको डेप्रीशिएशन माइनस करना है। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना निकाला था हमने? डेप्रीशिएशन, हाँ 15 लाख का मेरा ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है और वो राइट ऑफ करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो 7.5 लाख का डेप्रीशिएशन है। सर इसमें इन्फ्लेशन नहीं आएगा? बेटा मैंने पहले ही बोला है, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज नॉमिनल। अगर वो नॉमिनल है मतलब कि इन्फ्लेशन की इफेक्ट इसमें ऑलरेडी ये आ चुकी है। ठीक है, मिस्टेक मत करना ये चीज। डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज नॉमिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको मिल गया, माइनस टैक्स किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट डेप्रिसिएशन इक्वल टू CFAT। तो CFAT बेसिकली है क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, खत्म। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे ढूंढते हैं ये कहानी तो हम लोग बचपन से सीखते हैं। ठीक है, दोनों साल का हम लोग को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल गया। फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड कहाँ पे गया फर्स्ट ईयर का? हाँ, फर्स्ट ईयर का जो कैश, फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है। ठीक है, लास्ट ईयर में जो हमारे पास कैश रिसीट वापस आएगा वो भी हमारे पास है। ठीक है, ओके, चलो अब टाइम आ गया कैलकुलेशन ऑफ NPV का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था लैंड में इतना, ऑफिस में किया था 15 लाख का। ठीक है, वो भी लिख दिया। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दोनों साल का हमने फाइंड किया था गर्मा गर्म, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो। और फिर लास्ट ईयर में प्रोसीज फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड ऑफिस, खत्म। इतने ही कैश फ्लोज है। ठीक है, मेन कहूँ तो लैंड का, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा सेल प्रोसीज। दूसरा कौन सा था? ऑफिस का। ठीक है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इन्वेस्टमेंट एंड उसी का सेल प्रोसीज। तीसरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, खत्म। ठीक है, टोटल निकालो। आपको जो कैश फ्लो मिला दोस्तों ये चाइनीज युआन करेंसी में ही है अभी भी। ठीक है, हमको पूछा भी वही है कि आप NPV कैलकुलेट करके दो इन चाइनीज युआन करेंसी ओनली। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंटिंग का रेट हमने फाइंड किया था 11.39% का, करेक्ट है। उसकी हेल्प से आप डिस्काउंटिंग कर लो, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, टोटल मार लो, आपको NPV मिल जाएगा, खत्म। अब ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये तो मैंने कहाँ पे पैसा लगाया है? चाइना में। बट चाइना से पैसे रिपेट्रिएट तो करूंगा ना मैं। मैंने तो अब तक ये NPV कैलकुलेट किया कि अगर चाइनीज करेंसी में ही मैं मेरे सारे कैश फ्लोज को रखूँ तो NPV क्या आ रहा है? तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो मेरे कैश फ्लोज है, ये कैश इनफ्लोज जो मैंने कमाए हैं, इसको मैं रिपेट्रिएट नहीं करूंगा क्या? इंडिया में करूंगा, राइट? तो अब हमको एक ऐसा NPV निकाल के देखना है कि ये सारे कैश इनफ्लोस को अगर मैं इंडिया में लेके आ जाऊं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, और वही हमसे यहाँ पे पूछा है कि डिटरमाइन वेदर द ओपस टेक्नोलॉजी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट, अज्यूमिंग दैट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन और एनी चार्जेस और टैक्स पेएबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। मतलब कि रिपेट्रिएशन पे कोई टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और फिर हमको देखना है कि अच्छा चाइनीज करेंसी के जो कैश फ्लोज है उसको हम लोग कन्वर्ट करके लेके आए इंडिया में, और फिर उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाए, NPV कैलकुलेट करें। उसके बाद ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, ये हमको देखना है। समझा? चलो, तो अब बेसिकली हमको करना क्या है,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों मैं करने ही वाला हूँ पहले साल में, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, हाँ चलो समझा दूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जीरो ईयर में होने ही वाला है। ये जो दो कैश फ्लोज है, ठीक है, ये जो दो मेरे कैश इनफ्लोज है, ये पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो फर्स्ट ईयर में हुआ ना, ये मैं उसी साल में रिपेट्रिएट कर दूं, और जो सेकेंड ईयर में हुआ ये सेकेंड ईयर में रिपेट्रिएट करूं। ठीक है, कहने का मतलब जो कैश फ्लो जिस साल में अराइज हो रहा है उसी साल में उसको इंडिया में मैं रिपेट्रिएट कर लूंगा। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो मेरे को अराइज हुआ, ठीक है, वो मैं उधर ही पड़े रहने दूंगा चाइना में, और जब भी सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो अराइज होगा तब दोनों साल के टोटल कैश इनफ्लोज को मैं रिपेट्रिएट करूंगा इंडिया में। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस साल में जो कैश इनफ्लो अराइज हुआ उसी साल में रिपेट्रिएट कर दूं। ठीक है, तो मैं दोनों चीज देखूंगा कि अगर मैं कैश इनफ्लो का रिपेट्रिएशन डिले करता हूं, ये फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है, अगर मैं उसको सेकेंड ईयर के साथ एक साथ लेके आ जाऊं, तो उस केस में मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि भी नहीं, ये मैं देखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है और उसी के लिए ये दो कैलकुलेशन है। पहला कैलकुलेशन है, इफ द टोटल कैश फ्लोज इन चाइनीज yuan आर रिपेट्रिएटेड इन द ईयर इन विच दे अकर, मतलब कि फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो अराइज हुआ उसी साल में रिपेट्रिएट, सेकेंड ईयर में कैश फ्लो अराइज हुआ उसी साल में रिपेट्रिएट। ठीक है, अब रिपेट्रिएट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, तो कहने से मेरे को एक्सचेंज रेट भी तो पता होना चाहिए। हाँ सर पता है ना, हमने कैलकुलेट कर सकते हैं वो 9.5 रुपीज़ का हमको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है एक चाइनीज yuan का, ये स्पॉट रेट है। फॉरवर्ड रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों इंटरेस्ट रेट जो है उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने सबसे पहले एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट कर लिया, वापिस से ये फॉर्मेट आपको पता चल गया क्या है। फिर चाइनीज के कैश फ्लोज मैंने यहाँ पे लिखे, देखो ये सेम जो था ना, ये पूरा कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। करेक्ट, क्योंकि जिस साल में जो कैश फ्लो अराइज हो रहा है उसी साल में रिपेट्रिएट कर रहा हूँ। फिर दोस्तों इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया रुपीज में, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको डिस्काउंट कर रहा हूँ। बट मेन चीज़ ये, यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लिया मैंने, 12% का। यहाँ पे कौन सा ले रहा था मैं, 11.39% का। सर क्यों बेटा, क्योंकि ये चाइनीज युआन करेंसी के कैश फ्लोज थे, और इसीलिए मैंने वो डिस्काउंटिंग रेट यूज़ किया जिस रेट पे मैंने जीडीआर इशू किया था, जिस करेंसी में मैंने जीडीआर इशू किया था। और वो करेंसी कौन सी थी, चाइनीज युआन। बट यहाँ पे जो कैश फ्लोज को मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ वो तो रुपी है, तो इसको कौन से रेट से डिस्काउंट करूँ, ये रेट से। ठीक है, वही हमको यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया दोस्तों इतना। 12% के हिसाब से मैंने डिस्काउंट किया और उस हिसाब से मैंने एनपीवी कैलकुलेट कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो कैश फ्लो है, ठीक है, इसको मैं एक साथ सेकेंड ईयर के एंड पे रिपेट्रिएट करूं, मतलब फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन आएगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब मैंने नील नील करके लिखा हुआ है, बताया है, बट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली ये 8,35,000 को इसमें ऐड कर दो, बस खत्म। ठीक है, तो इतना टोटल कैश फ्लो है अभी मेरे पास, और ये है मेरा एक्सचेंज रेट, मल्टीप्लाई कर लो आईएनआर टर्म्स में, आपको टोटल कैश फ्लो मिल जाएगा। डिस्काउंट कर लो 12% के हिसाब से, आपको एनपीवी मिल जाएगा। ठीक है, और दोनों में देखो एनपीवी कहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो को मैं जल्दी डिस्काउंट करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल ही होगा, बट ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो इतना भी कुछ बेनिफिट मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, दो इन टर्म्स ऑफ चाइनीज yuan द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेगेटिव, यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव था, बट इंडियन करेंसी में जब मैं रिपेट्रिएट करके लेके आ रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ एनपीवी, तो वो पॉजिटिव हो गया, एंड देयरफॉर द प्रोजेक्ट इज वायबल। ठीक है, तो ये बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है दोस्तों। हम लोग प्रोजेक्ट को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर देंगे कि फॉरेन करेंसी में हमारा एनपीवी नेगेटिव आया तो चलो रिजेक्ट। अरे आप पूरा कैश फ्लो का साइकिल को समझो। इंडिया से आपने पैसे भेजे थे चाइना में, चाइना से जब वापस लेके आओगे तब एनपीवी, वो पॉइंट को हमको सिलेक्ट करना है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार समझ लिया ना आपने, बहुत हो गया। ठीक है, वापस से एक बार बोल दूं, ये जो कैश फ्लो है, ये पहला ऑप्शन कौन सा है, जिस साल में जो कैश फ्लो हुआ उसी साल में डिस्काउंट कर लो, रिपेट्रिएट कर लो। ठीक है, और
दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि फर्स्ट ईयर में जो कैश फ्लो हुआ उसको उस साल में रिपेट्रिएट मत करो, नेक्स्ट ईयर में कर दो सेकेंड ईयर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले कैश फ्लो को इसमें जोड़ दो, आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक। आई होप पूरा कैलकुलेशन समझा आपको। ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इंस्टीट्यूट इसको पूछना चाहे तो नहीं पूछेगा ऐसा, ठीक है। पूछ सकता है, कम से कम फर्स्ट पार्ट तो इंडिविजुअल लेवल पे पूछ ही सकता है, या तो फिर आपको वो ये सारा डेटा जो है वो दे देगा कैश फ्लोज का, और फिर ये रिपेट्रिएशन वाला बी पार्ट भी अलग से पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये करवा दिया। बाकी लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़े हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपको मेरे सॉल्यूशन में ऐसा छोटा करके मैंने एक पेज पे लाने का ट्राई किया है, इसीलिए आपको छोटा दिख रहा है, वरना ये आराम से 1 आवर जाएगा आपका, ठीक है। ये फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2-2 पेज के ये सॉल्यूशन है, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आज मेरा पूरा एएफएम का रिवीजन ख़त्म होता है। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग ड्यू था, बट मेरे मेरे पर्सनल लाइफ में कोई इवेंट आया था, सोशल इवेंट, तो इसीलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। जो भी है, अपोलॉजीज फॉर द डिले। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।